मनुस्मृति वो ग्रंथ है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब तक ब्राह्मण गौ मांस नहीं खाएगा वो श्राद्ध नहीं कर सकता। ब्राह्मण एक ऐसी कम्युनिटी है जो कभी नहीं चाहेगी कि भाई हमारा देश मतलब समानता के अधिकार पे है। वो कह रहा है जी मेरे पैर में चप्पल नहीं। मैंने कहा भाई चप्पल तेरे पैर में नहीं है, तू चार्जर कहाँ से लेके गया? फोन तो तेरा पूरा चार्ज। तुम एक तरफ से खुद को पंडित बोलते हो, तुम दारू पी के खेतों में घूम रहे हो। फिर मैंने कहा था, मैं कहा पंप बड़ी कुत्ती चीज होती है और ये इसने पंप ही लिए हैं जो आज इसे खेतों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, मैं विरोधी हूँ उस इंसान के जो अपनी मतलब बायो में लिखता है बड़े बड़े अक्षरों में मैं क्षत्रिय हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, लेकिन उनकी वर्डिंग लड़कियों के लिए पहली ये रहती है गालियों वाली। मुझे हिंदू से मत कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब उनके धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मान्यताओं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप आज के टाइम में देखो ना, 8 साल का बच्चा 10 साल का बच्चा वो स्कूल में ना जाने की बजाय वो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहा है। ऐसा मोटा सा लड़का है 10 साल का, उसको अगर आप देखोगे वो हरे कृष्णा हरे राधे, चलो ठीक है भाई भगवान का नाम लो, लेकिन तुम पढ़ाई तो देखो, अपनी पढ़ाई की उम्र में तुम पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हो। कहना ओशो ने एक टाइम पे सही बोला था कि ये लोग आने वाले टाइम में साइंटिस्ट कम मिलेंगे, बाबा ज्यादा मिलेंगे हमारे देश में। तो ये बच्चे पढ़ाई की ओर ना जाके पाखंडवाद की ओर जा रहे, तो आई डोंट थिंक सो कि इनका फ्यूचर कहीं सेट होगा। और पहले तो ये बता दो कि यूके तक का सफर कैसे तय किया? फॉरेन वगैरह ज्यादा जाते थे बंदे, तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यूके इज द बेस्ट। कट्टर सनातनी हो, कट्टर हिंदू हो या गौ रक्षा दल वाले हो, कोई भी हो, मतलब कि धर्म की आड़ लेके लोगों को एकत्रित करके और उस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो मेरी नजरों में तो ये 3 लोग हैं। एक मतलब मैंने जब भी इनको बोलते हुए देखा ना, हिंदू मुस्लिम ऐसे करते हुए देखा है, लेकिन मैंने कभी इनको देश से रिलेटेड मुद्दों पे कभी नहीं बोला। अभी कुछ टाइम पहले ना अंकिता भंडारी की मौत हुई थी उत्तराखंड में, जब मैं अभी मेरे को भी वो न्यूज दिखी थी, उसके मामले पे कोई नहीं बोला। और सबसे बड़ा सवाल ये कि मतलब राजपूतों की ही लड़कियां क्यों होती हैं जिनका मुस्लिम्स के साथ नाम आता है, उसके साथ वीडियो बनाया जा रहा है कि जी लव जिहाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लड़के को ढूंढो। उसने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की, और की है तो फिर भाई सोशल मीडिया पे क्यों नहीं दिखाया? ये मदद मांग रहे हैं, कह रहे कि मेरे पिताजी की मदद करो, ये करो, मेरे परिवार की मदद करो। क्या मदद करें? उनको पैसों की मदद करें या उनको मतलब जाके सिंपैथी दे कि नहीं जी अंकल सब ठीक हो जाए? किस चीज की मदद करें वो तो बताए ना भाई। नमस्कार, राम राम। सोनू बेनीवाल के साथ चढ़ता हरियाणा देख रहे हो आप। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है कोमल चौधरी। यूके रहते हैं और विवादों से गहरा नाता है, हमेशा कंट्रोवर्सी का किसी ना किसी का शिकार रहते हैं। कोमल, बहुत बहुत स्वागत है चैनल चढ़ता हरियाणा पर आपका। मेरी तरफ से आपको और आपके चढ़ता हरियाणा के दर्शकों को राम राम जी। कोमल, पहले तो ये बता दो कि यूके तक का सफर कैसे तय किया? यूके तक का सफर तो बहुत इजी था। जैसे कि मैं देहरादून रहती थी, वहां से मेरी जो बैचलर स्टडीज मेरी चल रही थी और लॉकडाउन लगा हुआ था, तो जैसे मैंने फिर फार्मा कंपनीज में अप्लाई किया, तो मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में मतलब मैं जॉब करती थी। तो उसके बाद रीजन यही हुआ कि मुझे अपनी मास्टर्स करनी थी, क्योंकि यहाँ तो कोई स्कोप ही नहीं बचा था कोविड के बाद। मेरा मतलब मैं साइबर में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। जैसे 10th के बाद से मेरा इंटरेस्ट था कि मैं मतलब शेफ बनूं। मैंने कोचिंग भी ली, बट मेरे मामा जी थे जो वो कहने लगे कि नहीं हमारे सारे बच्चे बीएससी में जाते हैं तो हम बीएससी में ही भेजेंगे। तो जैसे मेरा बीएससी कंप्यूटर साइंस प्लस साइबर सिक्योरिटी का रहा था, तो मेरा उसमें कीन इंटरेस्ट था। अब जैसे हमारे अगर इंडिया में देखें ना, तो ये जो पढ़ाई है ये सिर्फ जैसे बैंगलोर और साउथ की साइड है। तो हमारे हरियाणा में मतलब लाइक मोस्ट ऑफ है कि ऐसा बच्चों को इतनी दूर तो नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो और हमारे यहाँ क्रेज भी ज्यादा उस टाइम पे ये था कि जैसे फॉरेन वगैरह ज्यादा जाते थे बंदे। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यूके इज द बेस्ट फॉर सबसे बेस्ट यूके है। फिर जो विवादों में आपको है ना सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है हिंदुओं द्वारा कि आप हिंदू विरोधी हो। हिंदुओं का विरोध खुले मन से क्यों करते हो? आपको क्या मिलता है और कारण क्या है? देखिए, मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, मैं विरोधी हूँ उस इंसान के जो अपनी मतलब बायो में लिखता है बड़े बड़े अक्षरों में मैं क्षत्रिय हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, लेकिन उनकी वर्डिंग लड़कियों के लिए पहली ये रहती है गालियों वाली।
मतलब कैरेक्टरलेस वे में, मैं चैनल पे तो नहीं बोलूंगी, लेकिन कैरेक्टरलेस वे में वो लड़की को एक कमेंट करते हैं। और मैं कह रही हूँ मेरी आईडी पे जितने भी गाली देने वाले लोग जो आए हैं ना, वो सारों की आईडी पे कट्टर सनातनी लिखा हुआ था। प्लस आपको पता ही है कि जो पिछला हमारा इंटरव्यू हुआ था उसमें हमारी ज्यादातर बात हुई थी, एक करण मोहड़ी के नाम पे हाँ, बात हाँ, हुई थी। जी। वो इवन दो आज तक खुद को ये बताता है कि मैं कट्टर सनातनी हूँ, मैं महाभारत का कर्ण हूँ, दानवीर कर्ण खुद को बताता है, कट्टर सनातनी हिंदू बताता है आपको। तो वहां से मेरे मन में एक नफरत उसके लिए भी गई कि भाई ये भी कट्टर सनातनी बना हुआ घूमता है और लड़कियों के साथ इसकी ऐसी ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं। उसने मेरी भी फोटो एडिट की। मुझे हिंदू से मत कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब उनके धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी मान्यताओं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप आज के टाइम में देखो ना, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, वो स्कूल में ना जाने की बजाय वो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहा है। कावड़ लेने जरूर जाता है, स्कूल में कभी आना था। हमारे टाइम में ये देख लो, मैं मतलब ये बता रही हूँ, मैं 15-16 साल की थी, मुझे ये नहीं पता था कि मतलब खाने के बाद क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन इन लोगों को देख लो जी, हाथ जोड़ के सत्संग में बैठ जाएंगे। एक वो नाम तो पता नहीं मुझे, लेकिन वो चल रहा है, वो बागेश्वर धाम। थोड़ा सा मोटा सा लड़का है, 10 हाँ, हाँ, साल हाँ। का। उसको अगर आप देखोगे, वो हरे कृष्णा हरे राधे, चलो ठीक है भाई, भगवान का नाम लो, लेकिन तुम पढ़ाई तो देखो, अपनी पढ़ाई की उम्र में तुम पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हो। कहना ओशो ने एक टाइम पे सही बोला था कि ये लोग आने वाले टाइम में साइंटिस्ट कम मिलेंगे, बाबा ज्यादा मिलेंगे हमारे देश में। तो ये बच्चे पढ़ाई की ओर ना जाके पाखंडवाद की ओर जा रहे, तो आई डोंट थिंक सो कि इनका फ्यूचर कहीं सेट होगा। कोमल, जैसे लगा है कि कोई भी है ना, जैसे धर्म के नाम पे एक सहानुभूति मिल जाती है और उनके पीछे अच्छी खासी भीड़ भी खड़ी हो जाती है, चाहे वो कट्टर सनातनी हो, कट्टर हिंदू हो, या गौ रक्षा दल वाले हो, कोई भी हो, मतलब कि धर्म की आड़ लेके लोगों को एकत्रित करके और उस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं। देखो मैं खुल के बोलूंगी, अभी कुछ टाइम पहले जो हमारे गौ रक्षा दल वाले हैं, बजरंग दल, आई डोंट नो कौन सा दल है, दक्ष चौधरी, आपने नाम भी सुना होगा इनका, दक्ष चौधरी हो गया, अभी शर्मा अक्की ठाकुर समथिंग, इनके कुछ ऐसे नाम है। हाँ। तो एक भाई के थ्रू मुझे मेरा उनके साथ कांटेक्ट होता है। उनकी आईडी उड़ चुकी थी कॉपीराइट की वजह से। तो जैसे मैं साइबर में हूँ, मेरे को उनका कॉल आता है कि भाई ऐसे ऐसे करके हमारी आईडी उड़ गई, ये है वो है। तो अब कॉपीराइट को हम ऐसे नहीं हटा सकते किसी की आईडी से, तो रेप एजेंट हमें लगाना पड़ता है। रेप एजेंट में क्या होता है कि जैसे मतलब वो पैसे लगते हैं, क्योंकि वो काम हमारे लिए इलीगल है। तो उससे क्या होता है कि सालों साल पुरानी आईडी किसी की सस्पेंड हुई हो तो हम वो दोबारा से वापस लेके आ सकते हैं। तो उनका मुझे फोन आया था कि हमारी आईडी पे 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और हमें ये आईडी वापस चाहिए, क्योंकि हमारा घर ही इस आईडी से चल रहा है। और आईडी पे क्या है, सनातन धर्म, गौ रक्षा, हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, इसको पकड़ लिया उसको पकड़ लिया। तो ये सब पूरा पाखंडवाद है। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले एक रील डाली थी कि जी एक राजपूतों की लड़की थी, आई थिंक सो 15 साल की वो लड़की थी, उसका नाम रिया राजपूत ऐसा कुछ नाम था उसका, मुझे नाम याद नहीं है सही से। उनकी आईडी पे रील भी मिल जाएगी। पहले उसने बोला कि लड़के का नाम सैफ था, ऐसा कुछ नाम बोला उसने, जैद या सैफ, मुझे नाम भी याद नहीं है। तो वो लड़की बोलती है कि मैं 15 साल की अभी हूँ, 5 साल से मेरा लड़के के साथ रिलेशनशिप है, और इस लड़के ने मेरे साथ दारू पिला के मेरे साथ ऐसा वैसा किया है, और लड़का मुझे छोड़ के चला गया जी, और 2 महीने से मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब ऐसा कुछ उसने बोला। पहली बात तो मुझे तो ये स्क्रिप्टेड लगता है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ना अंकिता भंडारी की मौत हुई थी उत्तराखंड में, जब मैं अभी मेरे को भी वो न्यूज दिखी थी, उसके मामले पे कोई नहीं बोला। तब कहाँ थे भाई ये दक्ष चौधरी और ये सब हिंदू लोग। उसके बाद अभी एक श्रीवास्तव की लड़की है, यहीं पे कोई हिंदू ही लड़का था वो, उसके साथ उसका मतलब रिलेशन था, वो लड़का मैरिड था, बच्चे भी थे उसके, लेकिन फिर भी वो लड़की के पीछे था। उस लड़की के सपोर्ट में कोई नहीं आया। तब कहाँ गए भाई गोरक्षा दल। ये मतलब हर जगह हिंदू मुस्लिम हो जाता है, और अगर हम जैसे लोग सच्चाई बोल दे तो जी मुल्ला की औलाद। तो ये सब तो पाखंडवाद है। अब आप एक उसको देखोगे, ये मेरी नजर में सबसे बड़े पेचीज यही हैं। एक तो वो अमित कालराम हो गया, दक्ष चौधरी हो गया, मैंने ठीक करके दी है उनकी आईडी। अच्छा। और जैसे मैं धर्म के ऊपर खुल के बोलती हूँ तो लोग ना उस पे टैग करते हैं उसको, उनकी आईडी को टैग करते हैं। मैं इनको क्या टैग कर रहे हैं, इनकी आईडी तो खुद मेरे हाथ में है, हम जब चाहे इसको साइड में रख सकते हैं। तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे पीछे मेरी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, 3 से 4-5 मिलियन उस पे व्यू गए थे, और मोस्ट ऑफ उस पे जैसे
मुस्लिम लोगों के उस पे कमेंट्स आए थे, और कमेंट्स भी उनका ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। मतलब वो ये हमारे धर्म को नीचा नहीं दिखा रहे, वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमें खुशी है कि हम मुस्लिम हैं, क्योंकि हम ये सब नहीं करते। हाँ। तो चलो उनको गर्व अपने उस पे, लेकिन उस पे हमारे धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग क्या लिख रहे हैं जी, ये तो रंडी हो गई, अब्दुल की औलाद हो गई, हलाला करवा लिया, ये है वो है। तो यहाँ से ना मेंटेलिटी पता चल जाती है। हमारे हिंदू धर्म में कहीं लिखा है कि तुम जाके किसी लड़की को गाली दो? वो हिंदू धर्म तो इस चीज का प्रतीक है ना कि भाई बेटी सबकी साझी होती है। बिल्कुल। अगर वो गलत रास्ते पे है भी, उसको ठीक रास्ते पे लाना उनका क्रम है। हिंदू तो ये सिखाता है, लेकिन सब उल्टा है। बिल्कुल, हमारे धर्म में आजकल, हिंदू धर्म में ऐसा हो रहा है, अगर हिंदू लड़की के साथ हिंदू लड़का गलत कर रहे तो किसी को नहीं दिखाई देगा। वहीं अगर हिंदू धर्म की, सिख धर्म वाले लोग भी कर दे तब भी नहीं कहेगा कोई, कुछ इतना मुद्दा नहीं बनाएगा। ईसाई धर्म के कर दे तब भी मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन जहां मुस्लिम धर्म के लड़के का हिंदू धर्म की लड़की के साथ कोई कनेक्शन निकला तो जी लव जिहाद और इशू क्रिएट कर दो। अब वो लड़की थी, उसकी सच्चाई मैं बताऊं, मैंने वो वीडियो पूरे मतलब ध्यान से देखी, और उसी दिन सेम डे मैंने दक्ष चौधरी की पोस्ट पे कमेंट भी किया होगा, आप देख सकते हो। मैंने कमेंट ये किया, मैंने कहा ये लड़की 15 साल की है और इसका कहना है कि 5 साल से रिलेशनशिप है। मतलब क्या ये लड़की 10 साल की थी तब से रिलेशनशिप में है इसके साथ? और चलो थी 5 साल से, इसको ये नहीं पता था कि वो मुस्लिम है। और चलो ये भी छोड़ो, 5 साल में जब ये बोल रहे हैं कि 5 साल का हमारा रिलेशनशिप था और उसने मेरे साथ गलत किया है, ऐसे वैसे नशा करवा के, तो चलो आज नशा करवा लिया होगा, तो क्या वो 5 साल से तुम्हें नशा करवा के ये सब कर रहा है? बिल्कुल। और क्या वो तुम्हें घर से भगाने आया था? तुम खुद गई होंगी, या वो तुम्हारे माँ बाप को नशा करवा के उसने उसको भगाया? मतलब आप ये देख लो, जो हम जो लड़की हैं, हमें जो माहवारी की जो प्रॉब्लम है वो 13 से 14 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाती है। आजकल 12 की को भी हो जाती है। तो वो जो लड़की थी, उसका क्या, उसकी आप वीडियो देखना ध्यान से, वो बोल रही है कि मुझे तब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ जब मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं आई। मतलब सोचने वाली चीज है, उसको यही नहीं पता कि तुम बोल क्या रही हो। वो पहले उसका नाम कुछ और बताती है लड़के का, फिर साहिल बताती है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि मतलब राजपूतों की ही लड़कियां क्यों होती हैं जिनका मुस्लिम्स के साथ नाम आता है? और वो दक्ष चौधरी उससे पूछ रहा है कि तू नाम बता, इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है। पहली बात तो ऐसे कौन सा भाई उसके ऐसे करके बैठेगा? वो लड़की पहले से ही डरी हुई है, वो लड़की और इनसिक्योरिटी फील करेगी कि तुम्हें कोई रैंडम बंदा लेके जा रहा है। पहली कमी अगर उस लड़की में, अगर उसको इतना इशू था कि तुम्हारे साथ गलत हुआ या तुम्हें किसी ने छोड़ा, वो अपने घर नहीं जा सकती, पुलिस को कॉल कर लेती। और दूसरा, वो दक्ष चौधरी है, वो उसके साथ वीडियो बनाया जा रहा है कि जी लव जिहाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लड़के को ढूंढो। उसने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? और की है तो फिर भाई सोशल मीडिया पे क्यों नहीं दिखाया? तो ये सब तो स्क्रिप्टेड होता है इनका, मेरे अकॉर्डिंग तो स्क्रिप्टेड है। तो सब प्लानिंग के तहत चलते हैं कि भाई अपन रोटी चलानी है वहां से। मुझे खुद बोली हुई है उन्होंने ये बात की, जी हमारा तो घर ही साइड ही से चल रहा है। अच्छा। एक वो रिद्धिमा शर्मा को अगर आप देखोगे, मतलब मैंने इन लोगों को, अब हमारे देश में ना मुद्दे और भी हैं। अगर अब आप पार्लियामेंट की देखोगे ना, अगर पार्लियामेंट में, संसद में एक मीटिंग भी होती है ना, तो दिन के आई थिंक सो 9-10 करोड़ का खर्चा आता है। और इनकी बातें क्या होती हैं जी, कौन सही है कौन गलत है, मतलब सड़कों के मुद्दों पे कोई नहीं बोलेगा। जो एक फाइनेंशियल मुद्दे जो हमारे देश के, उन पे कोई नहीं बोलेगा। बोलेंगे तो वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, बस इसी चीज पे। ये जो जैसे कि दक्ष चौधरी हो गए, एक वो अमित कालराम, मैंने उसके ऊपर बोला था कि जैसे वो घड़ी में बोल के 1:30 ऐसे बोलता रहता था। तो मैंने उसके ऊपर भी खुल के वो किया था। मैंने कहा भाई अगर तुम इतने सच्चे हो तो भाग क्यों रहे हो? तुम सामने आओ ना। अभी भी आई थिंक सो उसकी, कल भी उसकी जो जमानत वगैरह वो खारिज हो गई थी। तो मेरी नजरों में तो ये 3 लोग हैं, एक ये रिद्धिमा शर्मा, दक्ष चौधरी, और एक अमित कालराम। मतलब मैंने जब भी इनको बोलते हुए देखा ना, हिंदू मुस्लिम ऐसे करते हुए देखा है, लेकिन मैंने कभी इनको देश से रिलेटेड मुद्दों पे कभी नहीं बोलेंगे, शिक्षा पे कभी नहीं बोलेंगे। जी नहीं, कभी भी नहीं। अब जैसे अभी इन्होंने पीछे, अब हमारे इसमें एक गाना है जैसे, तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे। इस खुदा मेरे वर्ड के ऊपर इन बजरंग दल वालों ने जाके देहरादून का कोई स्कूल था, उसमें हंगामा क्रिएट किया। तो प्रिंसिपल खुद कह रही है भाई तुम्हें कबीर का नाम सुना है, राम रहीम का नाम सुना है? वो कह रहे जी हमने राम का नाम सुना है, रहीम का नाम नहीं सुना। भाई वो एक, हम जब स्कूल में जाते थे, हम खुद ये सॉन्ग, मतलब 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे हम गाते थे, गाया जाता था जी। कहीं ना कहीं हमारा देश एक टाइम पे ही होता था कि जब लोग बोलते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। पर आज ये अगर बांटने वाले हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ये हिंदू ही।
हिंदू ही सबसे बड़ा खतरा है जिस देश के लिए, अब मानते हो आप ये? लास्ट में प्रिंसिपल ने खुद जाके बोला कि भाई हमसे गलती हो गई, हमने ये गाना चला दिया, हम नहीं चलाएंगे। तो अगर तुम्हें दिक्कत है, वो कह रहे हैं कि जी हनुमान चालीसा चलाओ। कौन से स्कूल में हनुमान चालीसा चलता है? हम्म। चलो एक बार चल जाता। मैं जैसे हॉस्टल में रहती थी, तो अगर हॉस्टल मैं में, वो कोमल चल भी गया, उससे फर्क क्या पड़ेगा? हाँ, मैं हॉस्टल बच्चे में क्या रहती थी, सीखेंगे मैं उससे? हॉस्टल में रहती थी, गर्ल्स हॉस्टल था जैसे मेरा। तो उसमें क्या होता था, सुबह और शाम वो संध्या आरती बोल देते हैं, जैसे कि हवन होता था वहां पे। हम्म। तो उसमें क्या, सुबह वाली में तो कोई लड़की नहीं बैठती थी, वो तो वार्डन थी, खुद करती थी, जैसे गुरुकुल था हमारा। हाँ। तो जो शाम के वाली थी, उसमें पूरे हॉस्टल की लड़कियों को बैठना होता था, हम्म। चाहे कोई ठीक हो, बीमार हो, कैसे भी हो। हम्म। अब वो एक संध्या होती थी, चलो वो वहां का प्रोसीजर था, हम्म। वहां की एक मतलब प्रायोरिटी थी कि मतलब वो करते थे उस हाँ। चीज को। लेकिन अगर तुम गौरव के स्कूल में जा रहे हो, अब आजकल सारे कॉन्वेंट स्कूल को बढ़ावा देते हैं। माँ बाप ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएं ताकि वो बिल्कुल। इंग्लिश सीखें। हाँ। अब इंग्लिश सीखेंगे और वहां जाके ऐसे लोग अगर ये बोलेंगे कि जी हनुमान चालीसा सुनाओ, हम्म। इट डजंट मेक सेंस। बात वो ही नहीं पढ़ रहा है, कोई बिल्कुल। पॉइंट ऑफ ही नहीं है इस चीज अमित का। तो कालरम के ऊपर आपने एक वीडियो डाली थी, वो जब रात को कह रहा था ना, भाई ये मेरे पिताजी का नंबर है, आप हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। आपने एक टैक्स कराया था, भाई तुम मदद किस चीज की मांग हाँ, रहे हो? आप मैंने पैसे की मदद मांग रहे वो हैं। कह रहे कि मेरे पिताजी की मदद करो, ये करो, मेरे परिवार की मदद करो। क्या मदद करें? उनको पैसों की मदद करें, हम्म। या उनको मतलब जाके सिंपथी दे कि नहीं जी अंकल सब ठीक हो जाए? किस चीज की मदद करें, वो तो बताए ना भाई। हम्म। उस टाइम एज लाइक जैसे मेरी जो मेडिसिन होती हैं, मतलब मैं ब्लड कैंसर पेशेंट रही हूँ, आपको पता है पीछे, तो मेरी जो मेडिसिन होती है वो थोड़ी सी इंटॉक्सिकेटेड रहती है। हाँ। तो लेके थोड़ा सा दिमाग फिर जाता है, उसके बाद मेरे को याद आते हैं जी ये नकली हिंदू। अच्छा। तो आप कभी भी देख लेना, लाइक जब मेरी जो वीडियोस रहेंगी ना, वो अराउंड अराउंड यूके की 12 बजे के बाद की रहती हैं। इंडिया में हो जाते हैं 5 से 6 के बाद। अभी तो लाइक मैंने कमेंट बंद कर दिए, मैंने कहा मुझे भसड़ पालनी ही नहीं है। अभी शादी चल रही थी मेरी सिस्टर की, तो इस वजह से मैं थोड़ा बिजी थी, मैंने कमेंट बंद कर दी। मैंने कहा कोई नहीं, अब वापिस अपने ट्रैक पे आएंगे। तो अमित कालराम की एक दिन उसने वीडियो डाली, मुझे था कि उसके दोस्त मुझे फॉलो करते थे, जो एक देव शर्मा है, जो शायद यूएसए रहते हैं, वो मुझे फॉलो करते थे। उनके आई थिंक मैसेज भी आए हुए थे मुझे, बट मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि जैसे उनकी वीडियोस मैंने देखी, मैंने सीधा टारगेट किया, मैंने कहा भाई किस चीज की हेल्प करें, क्योंकि मैं तो आगे पीछे बोलना तो है नहीं, सीधा मुंह पे ही बोला। हाँ। मैंने उनको बोला किस चीज की हेल्प करें, इनको फाइनेंशियली हेल्प करें, या इनकी वो करें कि मतलब इनको कोई सहानुभूति दें जाके। अब कुछ टाइम पहले उसकी फिर बहन मीडिया में आके रो रही थी कि जी मेरा बच्चा है, मैं अपने घर पे ससुराल में नहीं रहती। सबको पता है कि तुम किस तरीके से आगे से पैसे खा के घर बैठे हो, और वो तो दुनिया है, कोई बोलेगा नहीं बोलेगा। पर मैं तो एक ही चीज कही मैंने कि भाई अगर तू सच्चा है तो तू क्यों धक्के खा रहा है, क्यों तू खेतों में घूम रहा है? मैंने बहुत सी चीजें लाइक उसकी वीडियोस पे मैंने अगर ठीक हो तो कानून छोड़ देगा, आपको भरी कर देगा, छोड़ देगा ऑब्वियसली। ये तो थोड़े ना कि अगर पुलिस गिरफ्तार करती है सीधा फांसी पे टांग देगी। मैंने उसके पोस्ट पे ना, आप देख लेना, उसने 3-4 पोस्ट डाली थी। अभी तो खैर उसकी आईडी भी बंद हो गया आई थिंक, मुझे तो शो नहीं हो रही। मैंने काफी लोगों से पूछा, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया क्या? हाँ। क्योंकि मुझे लोग पहले ही ब्लॉक कर देते हैं। तो मैंने उसकी पोस्ट पे काफी सारे कमेंट्स किए थे। मैंने कहा भाई, वो कह रही जी मेरे पैर में चप्पल नहीं। मैंने कहा भाई चप्पल तेरे पैर में नहीं है, तू चार्जर कहाँ से लेके गया? फोन तो तेरा पूरा चार्ज है। हाँ। सोचने वाली बात है, मतलब तेरे पैर में चप्पल नहीं है लेकिन फोन तेरा चार्ज है। तुम एक तरफ से खुद को पंडित बोलते हो, तुम दारू पी के खेतों में घूम रहे हो। काफी सारे लोगों ने इस चीज का भी मतलब वो किया कि हम तेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कहा तू बोल, तू तुझे फिर मैं बताऊं, बल्कि मैं बोलती थी, मैंने कहा अगर तुम इतने ही केस वार हो रहे हो, इसको अपने घर ले जाओ। फिर मैंने कहा था, मैं कहा पंप बड़ी कुत्ती चीज होती है, और ये इसने पंप ही लिए हैं जो आज इसे खेतों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। फिर एक ये भी तो हो गया ना कि भाई धर्म की आड़ में आप कुछ भी बिल्कुल, करते हो, मतलब कि बिल्कुल, वो बिल्कुल। उनको सही मानते हैं, बस उन लोगों तक ही वो सही है। अभी आप देखोगे एक वो तिवारी तिवारी नाम की लड़की है, रिया, पता नहीं, राधिका तिवारी कुछ ऐसा नाम है उसका, रिया तिवारी आई थिंक सो, जो अभी डीयू में जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था, हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो लड़की, वो पंडित है, पंडित है ठाकुर है मुझे नहीं पता, बट उसका सरनेम तिवारी है, इन दोनों में से ही वो एक है। तो वो गई हुई थी डीयू में, वहां पे जो हमारे SC ST के जो लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के, उनका प्रोटेस्ट चल रहा था। तो वो पहुंचती है, वो उसके हाथ में बोतल होती है पानी की, वो सीधा बोलती है कि कितने साल हो गए तुमने पानी नहीं पिया। मतलब वो सीधा उनकी कास्ट को टारगेट कर रही है कि कितना टाइम हो गया तुमने पानी नहीं पिया, ये है वो है। तो जो वहां पे एक उनका जो लीडर था, उनकी कम्युनिटी का जो मतलब
प्रोटेस्ट चल रहा था, वो आगे आता है, उसको दिखा कि ये तुम्हारे पे चेप हो जाएगी तो यहाँ पंगा होना ही है। तो उसने क्या किया, वहां की प्रोटेस्ट की फीमेल्स को आगे कर दिया। अब फीमेल्स को आगे किया तो फीमेल्स ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि वो हो रही थी थोड़ा सा एग्रेसिव, उसको पकड़ लिया। तो उसने मतलब जो वहां पे मार पिटाई उनके साथ की है वो किसी को दिखाई नहीं दी, बस जी उसने केस कर दिया, मेरे को बुलाया, मेरे कपड़े फाड़े, मेरे को कपड़े उतारने के लिए बाधित किया, ऐसे ऐसे किया। लेकिन अगर उस वीडियो को स्लो मोशन में करके देखे, वो साफ नजर आ रही है कि वो कैसे उनके साथ हिंसा कर रही है वहां पे। एक और कोमल, जैसे ये कोई मीडिया भी बहुत मतलब कोई इनका प्रोटेस्ट हो रहा है ना, तो वहाँ अगर शांतिपूर्वक चल रहा है, बढ़िया तरीका चल रहा है, ये लगता है कि भाई सरकार अब झुकने वाली है, तो इन जैसे कुछ चंद लोग वहां जाते हैं, हाँ वो बोलते हैं ना हरियाणवी में कड़ी बिगाड़, वहां जाते हैं, अनाप शनावान बयानबाजी करते हैं, फिर पुलिस कहती है भाई इन्होंने तो ये कह दिया, लाठीचार्ज हो जाता है, आंदोलन वहीं टूट जाता है, ऐसे लोगों के कारण। हमारे यूके में अभी हुआ था इसके लिए जैसे यूके में नॉन इमिग्रेंट ज्यादा हो गए थे, मतलब लाइक जो इलीगल बंदे हैं वो ज्यादा हो गए थे। तो वहां पे मतलब क्या होता है, बंदे ट्वीट कर देते हैं कि जी हम इस तारीख को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अभी ना वहां पे एक डेढ़ पता नहीं 2 महीने पहले की बात है, वहां पे प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट में 1 मिलियन से ज्यादा लोग थे। अब आप देख लो 11 लाख से ज्यादा लोग थे वहां पे, 10 लाख 11 लाख से ज्यादा लोग थे। तो मतलब इतना शांतिपूर्वक उनका प्रोटेस्ट गया, पुलिस भी जाती है, इतने वहां बंदे नहीं होंगे जितनी वहां पुलिस होगी। पार्लियामेंट के सामने इतना तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बल्कि हम डर गए थे कि भाई पता नहीं अगर बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाए, ये है वो। तो मतलब इतना शांतिपूर्वक उनका प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुली। हम हैरान रह गए, भाई हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। उनका हुआ, वो लोग गए, अगली बार मतलब ठीक है वो करते हैं, ऐसा ही करते हैं। अब आपने देखा होगा कि ये भारत और पाकिस्तान में ये पहलगाम अटैक हुआ था जब, तो ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी, यहाँ से बोल रहे थे कि जी पानी बंद कर देंगे, ये है वो है, डैम बंद कर देंगे। भाई तुम जो सोच रहे हो ना पानी बंद करने का, वो टेक्निक अगर तुम यूज करोगे ना तो 180 साल लग जाएंगे तुम्हें पानी रोकने के लिए। थोड़ा सा ना थिंक अबाउट माइंड, ऐसा नहीं होता। तो वहां पे वो जो प्रोटेस्ट हुआ ना हिंदूज का और पाकिस्तानीज का, उसमें ज्यादातर थे लाइक हमारे हिंदू गुजराती हो गए, इधर नॉर्थ इंडिया के बहुत कम थे, उधर साउथ इंडिया के और ये गुजराती ये जो हो गए ये बहुत ज्यादा थे। अब उसमें एक लड़का था, उसने मतलब इतना गंदा इशारा किया पुलिस वालों को, कर वो पाकिस्तानियों को रहा था, वो पुलिस वाले के लोग ऐसे मेरी ओर किया है, तो उसको वहीं से उठा के लेके चले गए थे। इतना मतलब भड़काऊ प्रोटेस्ट वहां पे हो गया था। मतलब करते अपने इंडियंस ही है ये, वहीं वहां पे भी यही गिरडाते हैं जो इन्होंने यहाँ कर रखा है। अब आप फिर मतलब इतना गंदा इशारा उसने किया। आपने वो वीडियो भी देखी होगी शायद, मतलब एक वो यूके प्रोटेस्ट में बंदा बोल रहा है बटवाए बटवाए बटवाए, वो वही लड़का था। अच्छा। और इन्होंने मतलब बाहर का माहौल वैसे खराब नहीं है, जो लोग बोल देते हैं कि जी बाहर का माहौल खराब, बाहर का माहौल खराब नहीं, बाहर का माहौल भी इंडियंस ने खराब किया हुआ है। अब जैसे वहां पे बाहर रेप केसेस नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रूमिंग गैंग्स होती हैं, पुलिस वाले भी उनको टैकल करते हैं। जैसे कि ऐसे हो गया, मान लो वो किसी बंदे को फोन करते हैं कि मैं ये बात कर रही हूँ और मैं 14 साल की हूँ, तुम मुझसे बात करोगे, ये वो ऐसे ऐसे बात करती हैं पुलिस वाली। अच्छा। अगर बंदे ने बोल दिया ना कि हाँ जी बात करूंगा, फोटो भेज दो, ये, तो उसको सीधा वहीं से उठा। अच्छा, उसी टाइम तक लेते हैं। अभी एक लड़का था, मतलब उसको 3-4 महीने ही हुए थे गए हुए, उसको चक लिया वहां से। मतलब वो रो रहा है पुलिस वालों के सामने, मेरा कोई वो नहीं है। मतलब उसने कम से कम 3 से 4, अब पुलिस वालों ने जब देखा कि ये तो एक के साथ मान गया, फिर उन्होंने अलग अलग नंबर से कॉल करना शुरू किया। इवन तो मुझे भी आते थे, मैं एक लड़की हूँ, मुझे भी कई बार कॉल्स आए कि आर यू 14 ईयर्स ओल्ड, आप छोटे हो, नाबालिग हो, ये वो। मैंने कहा नहीं, अगर लड़की है तो उससे पूछेंगे क्या तू नाबालिग, अगर लड़का तो उससे बोलेंगे कि मैं नाबालिग हूँ, क्या तुम मुझसे बात करोगे। तो यही रीजन है वहाँ इतने रेप केस नहीं होते, वहाँ पे क्राइम भी नहीं है। हमारे इंडियंस को देख लो, कनाडा में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, यूएसए में देख लो, सबसे ज्यादा पीक पे है यूएसए और यूरोप। जैसे पुर्तगाल हो गया, पोलैंड, जर्मनी हो गया, यहाँ पे हमारे इंडियंस ने ही गंद फैला रखा है सबसे ज्यादा। और यही रीजन है आजकल बाहर के रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। जैसे अगर हरियाणा की बात करें ना, आपके बाद जो मुल्ला या मुल्ली बोला जाता है वो हर चिकारा को बोला जाता है, जो भी इनके मतलब जो सही बात करेगा नहीं भाई पढ़ाई जरूरी है, पाखंडवाद के खिलाफ बोलेगा। कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं लोग कि तो मुल्ली है, अब्दुल मिल गया होगा, इसका अब्दुल ऐसा नहीं है, तो मुल्ली बन जा। फिर मैंने बोला एक दिन, मैंने कहा कोई सच बोल दे तो मुल्ला, सच बोल दे तो अब्दुल की औलाद,
इसकी माँ मुल्ले के पास गई थी, ये तो मुल्ला की औलाद है जी, ऐसे ऐसे। मैंने कहा तुम मानते हो कि तुम्हारे से ज्यादा दिमाग मुल्लाओं में है? हम्म मतलब कोई अक्ल की बात कर दे, कोई समझदारी की बात कर दे तो मुल्ला। मैंने कहा कहीं ना कहीं मानते हो कि तुम्हारा जन्म सिर्फ गोबर मूत पीने के लिए हुआ है, तुम्हारे से ज्यादा अक्ल वाले मुल्ला हैं। हम्म मैं कह रही हूँ देखो, मैं ऐसा नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यूके में जो पाकिस्तान से हैं, मुस्लिम्स भी हैं। हम्म और भाई हमारे साथ तो अच्छे हैं, हम्म हम क्यों झूठ बोले। अब जो जैसा होगा ऐसा बोला जाएगा, हमारे साथ अच्छे हैं इन द सेंस। अगर कहीं हम देर सवेर भी हो जा रही है हमें, तो हम फोन कर देते हैं एक दूसरे को कि भाई हमें यहाँ प्रॉब्लम है, हम यहाँ फंसे पड़े, तो वो ले जाते हैं आके। हम्म कभी उन्होंने हमें कुछ गलत नहीं बोला, कभी कुछ ऐसा नहीं किया। और ऐसा ही नहीं, ये जो लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना इंडिया में, ये बाहर जाते हैं ना तो मेजोरिटी बाहर के देशों में मुस्लिम्स की है। क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था 47 में, 50 में वो संविधान हमारा लागू हुआ था। अभी मतलब ये मान लो अराउंड अराउंड 1990 के बाद लोगों ने बाहर जाने की सोची, और अराउंड 2015 या 2020 तक 90% लोग बाहर गए हैं। लेकिन वहाँ वो लोग हैं, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में, जिनकी एज 90-90 साल हो चुकी है, और उनके दादा परदादा वहीं पे बहुत पहले सेटल हो चुके हैं। अच्छा अब आप ये देखो, मेरे अकॉर्डिंग पाकिस्तान से मुस्लिम्स गए होंगे अराउंड अराउंड 1970 या 1960 में चले गए होंगे इंग्लैंड। वो लोग वेल सेटल्ड है वहाँ पे। और जो लोग यहाँ ये बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम जी, मुस्लिम के हाथ का पानी नहीं पीना, ये है वो है, ये वही लोग हैं। अगर इनको आज इंग्लैंड में भेज देना, वहाँ मेजोरिटी मुस्लिम्स की है, टेक अवेज जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह सब हो गए मुस्लिम्स के हैं, ये मुस्लिम के नीचे ही काम करेंगे। अगर वीजा दे दे तो यूके जाना पड़ जाए इनको। अगर इनको यूके जाना पड़ा ना तो लिखवा के ले लो। और अपने इंडिया के मुस्लिम बंदे ऐसे हैं, रेस्टोरेंटों पे काम करेंगे ये। अगर ये इनको ये यही करेंगे, और कुछ है ही नहीं वहाँ। हम्म क्योंकि सबसे ज्यादा शॉप्स हैं बार्बर्स की, हम्म जैसे नाई की दुकान होगी, बाल काटने वाटने की, तो वो बार्बर्स की सारी दुकानें मुस्लिम्स की हैं। अच्छा अब यहाँ से बंदा क्या सीख के जाता है जी, काम इलेक्ट्रिशियन का सीख लिया, और बाल काटने का सीख लिया, पिज्जा बनाने का सीख लिया। लेकिन वहाँ मोस्ट ऑफ जो है वो सारे के सारे मुस्लिम्स के हैं। चाहे वो गुजरात से, हमारी सबसे ज्यादा मेजोरिटी गुजरात से गई हुई है। अच्छा और पढ़ने लिखने वाले बंदे के, हमारे हरियाणा के तो ऐसे होते हैं जी, चले गए 2 नंबर में हो जाएंगे, काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, गुजरात और साउथ के बंदे ऐसे होते हैं जो जाते हैं पढ़ने के लिए। जम्मू से इतने बंदे गए हुए हैं हमारे, मेरे खुद के दोस्त हैं, वो पढ़ने लिखने जाते हैं और पढ़ लिख के अच्छी खासी जॉब्स पे हैं। महाराष्ट्र के इतने दोस्त हैं। लेकिन मुझे हरियाणा पंजाब के जो भी मिले हैं, 2 नंबर हो 2 नंबर ही है जी। हम पूछ ले क्या हुआ जी अकफौज जी। ठीक है। तो ये तो, और जो 2 नंबर में भी पढ़े हुए हैं ना, हाँ ये चाहे कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो, चाहे किसी ब्रोकर के यहाँ काम कर रहे हो, गाफा बोल देते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन के उसको, जो मैनेजर होता है गाफा बोलते हैं, तो गाफा के अंडर भी अगर काम कर रहे हैं तो वो मुस्लिम ही होता है, मेजोरिटी मुस्लिम की है। तो ये जो लोग यहाँ इनको देख के घिन करते हैं, ये वहां उन्हीं के अंडर काम कर रहे हैं। इवन मेरी मेंटेलिटी ऐसी थी जब मैं यहाँ थी ना इंडिया में, तो मेरी मेंटेलिटी ऐसी थी कि मुस्लिम्स अच्छे नहीं होते, पाकिस्तानी अच्छे नहीं होते। वहां जाके बट टू बी ऑनेस्ट, मैं गई, मेरे साथ लड़कियां इतनी रहती हैं, मतलब स्कूल कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, जॉब लोकेशन पे भी है, मतलब इतना अच्छा है उनके साथ मेरा बॉन्ड। मेरा हिंदू लड़की के साथ नहीं होगा, क्योंकि टांग खींचने वाले भी इधर के ही हैं। ज्यादा टांग खिंचाई ये अपने लोग वाले ये करते हैं। चाहते ही नहीं कि कोई आगे बढ़े। तुम तो अपने हरियाणा में है ना, खासकर हरियाणा की बात करें, अगर कोई पाखंडवाद के खिलाफ बोल देगा ना, सरकारों की पोल खोलने का काम करेगा, उनके घर सील किए जाते हैं, फैक्ट्रियां सील की जाती हैं, झूठे मुकदमे, देशद्रोह, ये चला हुआ अपने हरियाणा में खासकर। हर अच्छी कारा की बात करें, पाखंडवाद के खिलाफ खुल के बोलता है, उनका घर सील किया गया, उनकी फैक्ट्री सील की गई। अब मुझे एक ने बोला कि पुलिस कंप्लेंट करेंगे तेरे ऊपर। मैंने कहा मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेंट करने से पहले ना थोड़ा पढ़ लिख लेना। मैं अगर बाहर बैठी हूँ और मैं अगर खुलेआम वीडियो डाल रही हूँ, सो इट मीन्स पीछे मेरे बड़ी पावर है। और वो नहीं कि कोई मेरा पीछे बड़ा तगड़ा मंत्री बैठा होगा या कुछ। मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी पावर, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी पावर कोई है ही नहीं। हाँ। तो मैंने कहा पावर ये है कि अगर तुझे मेरे ऊपर केस करना है तो थोड़ा सा पढ़ लिख लेना, क्योंकि सेक्शन 51A, अगर तुम वो सोचते हो ना कि तुम धर्म वाले हो, सारी चीजें, मैंने कहा आस्तिकों के लिए नहीं बनी है, जो नास्तिक है उनके लिए भी है। अगर तुम धर्म को मानते हो तो तुम चाहे जो मर्जी करो, जो धर्म को नहीं मानता वो तुम्हें कुछ बोल भी नहीं सकता। तो मैंने कहा मेरे ऊपर बोलने से पहले थोड़ा सा ना पढ़ लेना। 51 सेक्शन A, जो 51A है, वो हमें पूरी नास्तिकों को पूरी वो देता है कि तुम अपने विचार रख सकते हो।
शांतिपूर्वक तरीके से। ना तो मैंने तुम्हारे धर्म को गाली दी, ना मैंने भगवानों को गाली दी, ना किसी कास्ट को गाली दी, तो तुम मेरे ऊपर केस किस बेस पे करोगे? तो मैंने कहा केस करने से पहले एक बार सेक्शन 51A और आर्टिकल 26 to 29 पढ़ लेना। सेक्शन 51 ये दिखाता है कि हम अपने नास्तिक अपनी बात रख सकते हैं, और आर्टिकल जो 26 to 29 हो गया वो ये दिखाता है कि तुम हमें किसी भी धर्म को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पत्थर के सामने हाथ जोड़ने से अगर धन मिलता तो दुकानदार उसको क्यों बेचता। तो वो वीडियो मेरी बहुत वायरल गई, उस पे ही मुझे 3 बंदों ने ट्रोल किया था। तो एक को मैंने समझाया कि या तो तू मेरी वीडियो हटा। उन्होंने आगे से रोस्टिंग में बैक में ये दे रखा है कि अगर पढ़ने लिखने से आईपीएस, किताबों से आईपीएस बन जाते या प्रधानमंत्री बन जाते तो डिग्री की क्या जरूरत थी, पढ़ाई की क्या जरूरत थी। मैंने तेरा प्रधानमंत्री चाय बेच बेच के मैंने वो प्रधानमंत्री बना हुआ, उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री दिखाई हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री बनती थी उस टाइम पे, वो एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे डिग्री बनती थी, और तुम्हारा दिखा रहा है वो फर्स्ट एंड प्रिंटेड पे। तो मैं कहा डिग्री तो कोई भी ले ले आज के टाइम में 25,000 में, मैंने कहा 1 लाख में तेरी 4 डिग्री बनवा दूं मैं। तो मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया, भाई मान जा मान जा मान जा। तो वो नहीं माना, तो मुझे भी जवाब देना फिर उसको पड़ा, उसको सोशल मीडिया। वो आपको बताइए मैं कैसे जवाब देती हूँ। तो फिर वो रो रहा, मैं मरूंगा, ये करूँ। मैं तो क्यों मरेगा, कह रहे तूने मेरी वीडियो डाली। मैं वीडियो तूने मेरी डाली है, मरना तो मुझे चाहिए, मैं तो नहीं मरी अभी तक। तो फिर उस जैसे तैसे करके फिर मैंने उसकी वीडियो हटाई। उसने माफी वाफी मांगी मुझसे मैसेज में, मैंने उसकी वीडियो हटा दी। फिर एक और था, दूसरा जो था, उसको मैंने समझाया। मैंने कहा तुझे आईडी उड़वानी हो तो बता दे, फिर मैं अपने तरीके से देखूंगी, तो तू वीडियो काट। तो उसने वीडियो हटा दी। अब बचा जी तीसरा, पंकज पड़वड़िया, शायद आपने नाम सुना हो। मतलब उसके 500-700 के फॉलोवर्स है। मैंने ऐसे लोगों को ब्लॉक ही कर रखे हैं। 5-7 लाख फॉलोवर्स है उसके। तो जी उसने वीडियो डाली यही बोल के कि मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा अगर पढ़ने लिखने से प्रधानमंत्री या आईपीएस बनते तो किताबों की जरूरत नहीं थी, बुक्स दुकान पे ही रहने दो। तो ऐसे ऐसे करके उसने वीडियो बनाई थी। मैंने उसको मैसेज किया, कमेंट भी किया, मैसेज भी किया। मैंने कहा अगर चाहता हो मैं तेरी आईडी उड़ाऊं तो मेरा रिप्लाई मत दियो, ना तू वीडियो काटियो। और अगर तू चाहता हो कि मैं तेरी मतलब कि मैं तुझे माफ कर दूं या कुछ भी, तो मेरी वीडियो हटा और अपना काम देख। और मैंने कहा अब तूने वीडियो डाली है तो तू सच्चा सनातनी, आईडी में भी लिखा हुआ तूने सच्चा सनातनी है। और मैंने कहा फिर अगर तेरी आईडी जाएगी सो आई डोंट थिंक सो कि सनातनी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। क्योंकि सनातनी को तो भाई फिर सनातन धर्म से मतलब होता है, इंस्टाग्राम से नहीं। तो मैंने उसकी आईडी पैनल पे डाली। उसने क्या किया, मेरी वीडियो हटा दी। डिलीट नहीं की, आर्काइव कर दी। अच्छा। अब उसने आर्काइव की, अगर वो डिलीट कर देता तो शायद बच भी जाती आईडी। उसने आर्काइव की, अब मैंने पैनल पे लगाई हुई थी उसकी आईडी, तो जी 3 दिन बाद उसकी आईडी उड़ गई। तो वो दूसरी आईडी से मुझे मैसेज कर रहा, और मुझे लिटरली याद नहीं है कि ये वही बंदा है। मैंने ऐसे ही नॉर्मली उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कहता कोमल बहन प्लीज अपना रिपोर्ट वापस ले लो, मेरी आईडी वापस आ जाएगी। मैं कहा भैया जी आप तो सनातनी थे, आप इतना वो क्यों कर रहे हो। फिर जैसे तैसे करके मुझे ईमेल तक आई हुई है इवन उनकी। जैसे अगर मैं किसी की आईडी अगर उड़ाती हूँ ना तो ईमेल जाती है कि इस बंदे ने काम किया है, मुझे ईमेल तक पे ईमेल आई हुई है उसकी। मैंने कहा फिर मैंने वीडियो भी डाली थी। मैंने कहा भाई सनातनियों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए आईडी से। मैं कहा ये तो वही बात होगी जी, सनातन जय हिंदू धर्म, कट्टर सनातनी कट्टर हिंदू, और इनकी आईडी उड़ा दो तो बहन जी आईडी दे दो। मैं कहा ये तो भाई ऐसे मजा नहीं आता। सबसे ज्यादा सनातन इंस्टाग्राम पे है आजकल। हाँ, अब वो रिधिमा शर्मा, मैं सबसे ज्यादा चिढ़ मचती है। एक दिन मैंने उस पर वीडियो बनाई, मैंने कहा मुझे ये नहीं समझ में आता, पहली बात तो ये लड़का है या ये लड़की है, मैंने तो मेरे को ये कंफर्म करो। और दूसरी बात वो दक्ष नहीं सॉरी ध्रुव राठी ने उसको सबसे ज्यादा ट्रोल किया था। कि तू अगर सच्ची हिंदू है, तू तेरे को चैलेंज दे रहा, तू गोबर खा के हो। ऐसे उसको ट्रोल किया। उसको तो अब जड़ा खड़ा कोई भी ट्रोल करके बैठ जाता है। बट टू बी ऑनेस्ट ये लोग वो है, मतलब देश में इतना चल रहा है। अभी वो कहाँ पे था, एक टंकी बनाई गई थी पानी की, वैसे सही खड़ी थी वो, लेकिन उद्घाटन होते 24 घंटे बाद वो नीचे गिर गई। चलो उद्घाटन नहीं हुआ होता फिर तो ये भी बोल देते कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जी, तो गिर गई। उद्घाटन से ही गिर गई। वो उस पे कोई नहीं बोला। अब एक दिन वो जाके वीडियो बना रही है जी, अरावली की घाटी ये हमारी माँ है, ये है। भाई तुम्हारे पप्पा ही उजाड़ रहे हैं इसको, मोदी जी। वो तो उसको तो देखो बहुत बार मन करता है कि मतलब इस पे ये बोलो, इस पे वो बोलो, बट लेकिन कई बार तो ये है कि घर से ही गालियां पड़ जाती है कि तुम क्यों पीछे लगा रहे हो इन लोगों को। कोमल दुश्मन कितने हो गए? दुश्मन तो बहुत है।
हजारों में है, सैकड़ों में है, लाखों में मानो। लाखों में पहुंच गए हैं। मैं कह रही हूँ, मुझे जब मैं ये इंडिया आई इतने थी, दुश्मन पैदा करना, मतलब कि कारण क्या मानते हो आप? आपकी खामियां सच हैं, बोलना। सच बोलना है, हाँ, जो बंदा सच बोलेगा उसके दुश्मन ही होंगे। ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं जो मुझे मतलब प्यार भी दिखाते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं। हम्म, जैसे मेरा पीछे जो करण मोड़ी वाला मैटर हुआ था, तब भी मतलब बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बल्कि मैं बोलती हूँ, मैंने कहा इन पे ऑपोजिशन वालों पे तो वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम है, लेकिन कभी मेरे पास टाइम नहीं मिला कि मैं इनको मतलब थैंक्स बोलूं। हाँ। तो भाई चढ़ता हरियाणा की तरफ से आज मैं आप सब लोगों को थैंक्स बोल रही हूँ, जिन्होंने मेरा मतलब साथ दिया। हम्म। कौन, जैसे एक बात आई थी ना, आपने जब करुण मोदी के साथ आपका वो विवाद चला हुआ था, उसके बाद आपने कहा कि भाई आपने रोड समाज के कोई प्रधान हो, कोई विधायक जम्बा हो, सबको रिक्वेस्ट करी थी कि भाई मेरा समर्थन में हो, एक पंचायत करके मुझे न्याय दिलाने का काम करें। जब कोई आपके साथ नहीं आता, फिर आप ये कहते हैं कि मैं इस बिरादरी को छोड़ती हूँ, फिर आप जाट समाज को अपना लेते हो। जाट समाज में आने के बाद आपको क्या मान सम्मान मिला, कैसे क्या हो रहा? मान सम्मान ये मिला, आज मैं एक मेरठ की फैमिली है जो, उसमें मान लो 3 अंकल्स हैं, अंकल भी मान कहाँ मानना, अब तो एक पापा और 2 अंकल हैं। हम्म, उन्होंने मुझे मतलब पूरे तहे दिल से अडॉप्ट किया है। हम्म। डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ हो रखा है, जैसे गोदोनामा बोलते हैं जिसे। गोदनामा सब हो रखा है, पुलिस में है। अभी मैं उन्हीं की शादी में आई हुई थी, लड़की की। अच्छा। हाँ, तो उनकी बड़ी बेटी की शादी थी। अब वो बोलते कि जी बड़ी बेटी की शादी होगी, इसके बाद लड़के की करेंगे, तीसरा नंबर कोमल का और चौथा नंबर एक बहन यूएस में रहती है उसका। हम्म। मैं कहा नहीं नहीं, मैं छोटी हूँ, मैं सबसे लास्ट में, मैं थोड़ा सा धर्म के ठेकेदारों को देख लूँ। मान सम्मान पूरा मिला समाज में आने पूरा के मिला है बावजूद मुझे। आपको। इवन और आप अगर देखोगे, एक भाई है सचिन अहलावत, वो थोड़ा सा मतलब पॉलिटिक्स में भी है। मेरी आईडी में उनकी बायो भी मैं आईडी भी शो कर रखी है उनकी मैंने। उन्होंने मुझे बोला था कोई दिक्कत नहीं है, ये कहेगी तेरे आगे पीछे काफिला चलेगा, मतलब पूरा मुझे सम्मान मिला है। उन्होंने बस एक रिक्वेस्ट की थी, गाली कम करने के लिए या बंद करने के लिए। वो हो नहीं मैं रही। अपनी बात पे थी, हाँ। और टू बी ऑनेस्ट मैंने छोड़ दी थी। अगर आप देखोगे ना, ये एक बंदे की डेथ हुई थी इसमें यूएसए में, विकास सागवाल कोड उनका नाम था, उनकी वाइफ घर से चली गई थी, तो उनकी डेथ हुई। तो वो मैटर बड़ा चला, उनका मुझे भी कॉल आया था शुरू में, जब वो जिंदा थे उनका पर्सनली मुझे कॉल आया, तो मैंने ये बात बोली थी, मैंने कहा भाई इन चीजों में एक इंसान की मौत होती ही होती है, और वो उनकी मौत इंटेंशनली नहीं हुई, एक्सीडेंटली हुई थी, एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। तो फिर मतलब ये मुद्दा उठा कि जी ये तो भाग गई। मैंने कहा भाई तब कहाँ था ये समाज? एक दिन ये बंदा लाइव आया कि जी मेरा साथ दो, मैं रोड बिरादरी से मदद मांगता हूँ, ये है वो है। बल्कि मैंने उस बंदे को बोला भी था, मैंने कहा भाई ये समाज मेरे मामले में आगे नहीं है, तुम्हारे मामले में कैसे आगे आएगा? मेरा तो चलो पर्सनल मामला नहीं था, तुम्हारा तो पर्सनल मामला है, घर का मामला है, तुम्हारी वाइफ चली गई, ये तो बिरादरी तुम्हें भी बोलेगी कि जी तुम्हारा पर्सनल मामला तुम अपने आप देखो। मैं कहा समाज किसी की नहीं आएगा, मैं कहा बस तुम तो ये एक मौका दे रहे हो, एक चीज दे रहे हो, समाज को फीड कर रहे हो, मसाला दे रहे हो कि जी खाओ और मजे लो। तो मैंने कहा ये इसमें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी वाइफ चली गई, तुम रोओगे, तुम्हारी वाइफ जा चुकी है, वो खुश रहे या जो मर्जी करे, लेकिन मैं कहा तुम तो मजे में हो, तुम्हारी जिंदगी कट गई, तुम्हारी वाइफ की कट गई, लेकिन जो तुम्हारी एक बच्ची है 7-8 साल की, मैंने कहा तुम इसको मौत के मुंह में देके जाओगे, इसका फ्यूचर खराब कर जाओगे। बिल्कुल। और वो हो गया। आज आने वाले टाइम में चाहे कोई कुछ भी बोले कि मतलब लड़की हाय कि बेचारी लड़की थी, इसके माँ ने ये कर दिया, बाप गुजर गया, चाहे कोई कितना भी सिंपेथाइज कर ले उस चीज को, उस लड़की को, लेकिन उसके माँ बाप की वजह से उसकी भी इज्जत खत्म हो चुकी है। जैसे कोमल आपके है ना वीडियो आती हैं, जो बातें तो पता ही आपकी कैसी होती हैं, धराटेदार होती हैं, और जिनको आप चैलेंज देते हो ना कि भाई आपको माफी मांगनी पड़ेगी आपके लहजे में, जैसे आप बोलते हो, या वीडियो डिलीट कर या माफी मांग, नहीं माफी का चैलेंज तो के। मस्ट है। देखो अगर मैं उसको बोलती हूँ कि जी भाई, पहले तो मैं उसको बोलूंगी कि तूने मुझे गलत बोला है, या तो तू मुझे मैसेज में ही सॉरी बोल। वीडियो तो मैं बोलती नहीं किसी को कि तू मेरी वीडियो काट, क्योंकि मैं खुद ही काट देती हूँ। अच्छा। तो मैं उसको बोलती हूँ कि या तो तू मुझे मैसेज में सॉरी बोल, अदरवाइज फिर मैंने कहा मेरे पास बहुत तरीके हैं माफी मंगवाने के, तो देख लेना। मैं इन लोगों को भाई एक ही सलाह दूंगी, अगर मेरे साथ पंगा लेना हो तो अपने आईडी पे से अपने खानदान की फोटो हटा के लिया करो, क्योंकि वही बात, अब कोई मेरी माँ पे जाएगा तो फिर मैं क्यों किसी की माँ की शर्म करूं। और जो ये हिम्मत है ना, मतलब कि दूसरी जमीन में रहते हुए, दूसरे और जिस देश में जो रहता है,
वहां जाके आप कॉलर पकड़ लेते हो, वो कैसे कर लेते हो ऐसे? नहीं, कॉलर तो देखो एक ही बंदे ने, मतलब कहना, लड़की की मतलब सबसे एक बड़ी लड़की के चीज, लिए बहुत बड़ी हिम्मत है ना, सबसे बड़ी चीज ना लड़की चैलेंज की करके टाइम बता के उस इज्जत ही देश में होती है। जाना। हाँ। मैंने मेरा परिवार छोड़ा यहाँ से, मैं दूसरे देश में गई, हाँ। मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो हाँ। क्या था, मेरे पास इज्जत ही तो थी। हम्म। अब उस पे उसने दाग उठा दिया, हम्म। फोटोज एडिट करके डालने लग गया, तो मैंने सोचा कि इस इंसान के साथ मैं कब तक लड़ूंगी। हम्म। ये मेरे ऊपर वीडियो डालेगा, मैं इसके ऊपर डालूंगी, लोग मजे लेंगे। हम्म। तो मैंने कहा नहीं, वहां जाना है तो जाना है, क्योंकि मैंने सारे काम करके देख लिए थे। मैंने इंडिया में भी पुलिस कंप्लेंट की, तब नहीं काम चला। हम्म। यूके में पुलिस कंप्लेंट की, तब नहीं काम चला। एट द एंड मैंने फिर यू ऑस्ट्रिया में मैंने पुलिस कंप्लेंट करी थी, उसमें एम्बेसी में, तो उन्होंने मुझे बुलाया। हम्म। फिर वहां जाके पुलिस वाले कंप्लेंट करने से मना कर गए। फिर जर्मनी के पार्लियामेंट से फ़ोन करके मैंने एक भाई को, फिर ऑस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर का रीडर था, उनको बुलाया, वो खुद मेरी पर्सनली आके कंप्लेंट करके गए, अच्छा। क्योंकि मुझे ये था मैं गलत नहीं हूँ, हम्म। तो मैं क्यों डरूं। तो हम्म। वही लोग बोलते थे कि इसने गोली चलवाई हुई है एक के घर पे, ये मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मैंने कहा भाई बात ऐसी है, हम्म। मौत एक बार आती है। हम्म। अगर मुझे मरना होता, भगवान मुझे बीमारी में भी उठा सकता था। हम्म। शायद अगर जीने का मौका मिल रहा हो, क्या पता इसका ही सर्वनाश मेरे हाथ से लिखा हो और वो मैंने करा। हम्म। आज सारी दुनिया बोलती है कि जो चीजें मतलब 6 साल से सरदार कम्युनिटी नहीं कर पाई, सिख कम्युनिटी नहीं कर पाई, इतने लोगों को इसने परेशान किया हुआ था, वो नहीं कर पाए, हम्म। वो लड़की ने कर दिया, वो भी 6 महीने में। हम्म। आपको तो पता नहीं होगा शायद, ये जो विकास सागवाल कोल वाला मैटर हुआ, हाँ। तो इसमें करण मोदी दोबारा से एक्टिव हुआ। हम्म। उसने वीडियो डालनी शुरू की, मुझे इरिटेट करना शुरू किया उसने, मेरे ऊपर लाइव आता था वो, मुझे भी गालियां देता था। मैं कहा इग्नोर कर, तूने जो करना था कोमल तूने कर दिया। हम्म। फिर उसने स्टोरीज लगानी शुरू कर दी, स्टोरीज के बाद उसने वीडियो डालनी शुरू कर दी। वीडियो भी उसने वो डाली जो लाइक 2 साल पहले मेरी मरने की खबर सामने आई थी, हम्म। कि जी ये तो मर गई। दुनिया मेरे पे कमेंट कर रही। मैंने कहा तुम थोड़ा सा पागल हो, मैं कहा तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो कि मैं रोज अपनी लाइव वीडियो डाल रही हूँ, तुम फिर बोल रहे हो कि जी तू मर गई। हाँ। पब्लिक उससे बड़ी पागल है। हाँ। तो उसके बाद मैंने बहुत सहन किया, वो इतनी गंदी गंदी गालियां देता था, ये वो ब्ला ब्ला, मैं बहुत परेशान हो गई। हम्म। किसी ने, फिर एक दिन वो लाइव बैठा था, मैंने कहा 23 दिसंबर तुझे वहीं मिलूंगी, और आ। हम्म। ये अभी की बात है, 2025 की। हम्म। तो अब मैंने अपना वीजा वाजा सब कुछ ले रखा था पहले ही। हम्म। तो फिर मैंने उसको चैलेंज किया, मैंने कहा आजा। तो वो भी पूरा मेरे को इरिटेट करता रहा कि आऊंगा, ये है वो, मुझे मेरे सर से पानी चला गया ऊपर। मैंने कहा तू आ, तुझे मैं बताऊं। मैंने उसके ऊपर 3 वीडियो डाली, हम्म। और ऐसी डाली 3 वीडियो, उसकी माँ बहन मैंने कुछ नहीं छोड़ा। हम्म। प्लस चौथी वीडियो मेरी ये थी, उसमें मैंने अपनी सब डाल दी। हम्म। मैंने अपनी फ्लाइट टिकट्स डाल दी, बोर्डिंग पास डाल दिया, एंट्री एग्जिट सब कुछ डाल दिया मैंने। हम्म। वीजा स्टैंप तक डाल दी कि ये खड़ी ऑस्ट्रिया में, एयरपोर्ट की लोकेशन तक डाल दी। हाँ। जहां उसने मुझे बुलाया था मैंने वो लोकेशन तक डाल दी, बंदा ऑनलाइन ही नहीं आ रहा। हम्म। भाई ये कौन सा बदमाश है, भाई मेरी बात आती तुम ऑफलाइन हो जाते हो। वो खाते हैं कोमल से ना। वो उसकी तो पूरी, फिर उसको पता है क्या था, उसको ये था कि कोमल आएगी, वो तुझसे मिलेगी, तो तू पुलिस बुलाना और ये बोल देना कि ये मेरे को मारने आई है, इसका मेरा केस चल रहा है, हम्म। और तेरा केस यहाँ स्ट्रांग हो जाएगा। मैं कहा मैं यहाँ पागल थोड़ी लिखा है मेरे दिमाग में जो मैं वो करूँ। भाई मैंने कहा तू 10वीं फेल है, मैं नहीं हूँ, मैं मास्टर्स कर चुकी हूँ। तो फिर मैंने वहां जाके सीधा पुलिस पकड़ी, बोला कि ये मेरे ऊपर ऐसे ऐसे कर रहा है, और मुझे नहीं पता, अब देख लेना, मैं सिर्फ कंप्लेंट करने आई हूँ, कंप्लेंट कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ। मैं कंप्लेंट करी और आते आते मैंने वीडियो डाल दी, मैंने जो करना था मैंने कर दिया, तू जाने और पुलिस वाले जाने। उस दिन से आज तक वो साइलेंट बैठे। सही। सबसे ज्यादा टारगेट आपको किस प्रकार के लोग करते हैं? सबसे ज्यादा तो ये फिलहाल तो हिंदू धर्म के लोग ही कर रहे हैं। एक मतलब ठीक है, देखो मैं ना तो मैं किसी की आस्था को टारगेट करती, ना किसी के मैं पूजा पाठ को वो करती। भाई मैं नहीं मानती भगवान में, भगवान को ही नहीं मानते आप? मैं भगवान को ही नहीं मानती। और ना मानने का रीजन ये है, भाई मेरे साथ इतना ज्यादा गलत हुआ है, कहाँ था भगवान, मैंने तो नहीं देखा। मेरे पापा की डेथ हुई, मेरा घर से जाना, बाहर का भी सर्वाइवल ठीक नहीं था। अब बाहर मैं गई, मैंने कभी रेस्टोरेंट, टेक अवे, इन सब में जॉब नहीं की। अच्छा। जब मैं गई, मुझे यहाँ से जाते ही मैं ऑनलाइन ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग क्या है, मतलब यहाँ से जाएंगे धक्के खाएंगे, रेस्टोरेंट पे जॉब दे दो, ये दे दो, वो दे दो।
ये ज्यादा करते हैं। लेकिन हमारे अगर साउथ साइड के बंदे देखोगे, महाराष्ट्र के हो गए, गुजरात के हो गए, जम्मू साइड के बंदे हो गए, ये ऑनलाइन प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, ये जाते ही ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और तभी ये अच्छी खासी जॉब्स पे होते हैं। अच्छा। अब मैं जैसे यहाँ पे इंडिया में पहले जॉब कर चुकी थी, तो मुझे पता था, नॉलेज थी, तो मैंने जाते ही अपना जॉब वॉब देखी। तो मतलब जैसे एक होता है कि हम जाते हैं तो 1.5-2 हफ्ता तो हमारे डॉक्यूमेंट पूरे होने में ही लगता है, वहाँ के हमारे कार्ड्स वगैरह आते हैं जिनके बेस पे हम जॉब्स करते हैं, अप्लाई, जी। बैंक्स अकाउंट खुलते हैं। तो 1-1.5 हफ्ता मेरा लगा था उसमें आने में। तो जो जाते ही मैंने तीसरे दिन जॉब्स अप्लाई करी, तो मेरी वेयर हाउस में जॉब लगी थी। हम्म। मैंने 1 ही महीना वेयर हाउस की जॉब करी। हम्म। उसके बाद मैंने 90,000 का, मतलब बच्चे सोचते हैं पैसे लगाने से पहले 200 बार सोचते हैं कि हम इस चीज पे पैसे लगाएं ना लगाएं। हम्म। 90,000 का मेरा वो बना, SIA। हम्म। कहने को बन जाता है वो 300-400 पाउंड में बन जाता है, 30-40 हज़ार में। हम्म। 90,000 मेरे कैसे लगे? एक तो कोचिंग ली मैंने 400 पाउंड में, हम्म। फिर ऊपर से इन्होंने मुझे एक OCC का डाल दिया, ओवरसीज क्रिमिनलिटी सर्टिफिकेट, कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं था, ये था वो था। अर्जेंट अपॉइंटमेंट ली, वहां गई मैं, वहां से करवाया, फिर मेरे यहाँ पार्लियामेंट में पैसे लगे, वहां एम्बेसी में पैसे लगे, फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस में जो हमारी फीस होती है 200 पाउंड, तो कुल मिला के मेरा 900 पाउंड खर्चा आ गया था उसमें। हम्म। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें हमें कैश जॉब मिलती है, रेट भी अच्छा खासा मिल जाता है, तो मैंने फिर जॉब्स करी, होटल्स में करी, सिक्योरिटी की जो होती है हमारी, होटल्स में करी, रेस्टोरेंट्स में करी। मैंने आराम से चिल मूड में, खड़े रहो आ जाओ हॉस्पिटल में, 18-18 घंटे की शिफ्टें मैंने करी हैं। वरना बच्चे को वीक में ना 20 घंटे टाइम अलाउड होता है काम करने का, मैंने दिन में 18-18 घंटे करे हैं। आज कोमल चौधरी कितने पैसे कमा ले हैं यूके में? यूके में मैं मंथली अगर अभी इंडिया की मैं बात करें तो? साइबर में हूँ मैं, अभी जस्ट मेरी मतलब बस शुरुआत ही हुई है साइबर की। मेरी स्टडी पूरी हुई थी जुलाई 2025 में, हुई थी, कॉन्वोकेशन हो गई थी उसके बाद मेरी। तो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल किए, तो मेरी जॉब इसमें लग गई थी, अराउंड सितंबर में लग गई थी। तो टैक्स भी भरती हूँ मैं वहाँ का, तो टैक्स भर के काट पीट के मेरे अकाउंट में 5,000 से ज्यादा आ जाते हैं पाउंड्स। अच्छा। तो वो मिनिमम यहाँ पे मतलब बन जाते हैं, 5.5 लाख आराम से बन जाते हैं, वो 5.5 टैक्स लाख? हटा के। फिर उनको तो आग लग जाएगी, आज ये पता चलेगा जब 5.5 लाख रुपए इनकम है और मंथली प्लस की। एक ये बात उठी थी भाई, मैं आप सब लोगों को बताऊं हाँ। कि रेंट के लिए पैसे मांगती है ये लड़की। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं इतने टाइम से मैं इंग्लैंड में हूँ, मैं बस 1 महीना रेंट पे रही हूँ वहां पे। अच्छा। जो मैं गई थी, यहाँ से मैं गई थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं थी, मुझे ये था कि मुझे यूनिवर्सिटी के पास मेरा मतलब जो रूम है वो मिले, क्योंकि काम तो मुझे 20 ही घंटे करना है। तो काम का तो क्या है, काम पे अगर मुझे हफ्ते में 2 दिन भी जाना पड़ा तो मैं अपना आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर सकती हूँ। तो मैं गई, मैंने यहाँ से रूम बुक किया अपना, ऑनलाइन स्पेयर रूम वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, इनसे अपना रूम बुक किया। मैं रही वहां पे जो ऑनर था मलेशियन, वो ज्यादा मतलब उसकी हरकतें थोड़ा गलत थी। उसने रेंट लेने से मना कर दिया, कुछ और ही डिमांड रखी उसने। अच्छा। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कल को ये पिटेगा फिर भी मत आना। तो कहते कि देखते हैं। तो सामने गुरुद्वारा था घर के, तो मैंने उनको बोला गुरुद्वारा वालों को, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे मैंने शीशा तोड़ दिया था उसकी गाड़ी का। तो गुरुद्वारा वाले आ गए थे वहां पे, तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रहा था। अब बोल रहा है रेंट, मैंने कहा रेंट इसको दे रखा है ऑलरेडी दूसरे महीने का। अब कह रहा घर खाली करो। मैं कहा मैं क्यों घर खाली करूं, पहले मेरा रेंट दो वापिस तब मैं खाली करूं। तो फिर उसकी शीशा ताड़ ताड़ किया, फिर उसने पुलिस बुलाई वहां पे। पुलिस फिर वो गोरों से, उसने गुरुद्वारे वालों से पूछा, गुरुद्वारे वालों ने बोल दिया कि जी लड़की को परेशान कर रहा है, शीशा अपने आप तोड़ा है इसने। अच्छा। तो फिर मैंने वो वहां से घर अपना शाम को मैंने रेंट लेके खाली कर दिया था। फिर मैंने रातों रात मैंने पूरा घर देखा था, 3 बेडरूम का। अच्छा। उसी एरिया में। तो वहां पे मैं कुछ टाइम रही, फिर मैं दूसरी सिटी मैनचेस्टर मूव हो गई थी। मैनचेस्टर मूव होते ये वाला केस पंगे पड़ गया। वहां पे जो पहले घर था, जो दोस्त वोस्त रहते थे, वो अनहाइजीनिक था थोड़ा, तो मेरी तबीयत खराब रहती थी। तो मैंने एक मतलब जैसे हमारे यहाँ बोल देते हैं ना, एजेंट फाइल लगाता है, तो उसमें कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फेक लगा देता है वो। जैसे किसी की बैंक स्टेटमेंट्स फेक लगा दी, या किसी की डिग्री फेक लगा दी, ऐसे ऐसे करके ना मैंने गारंटर फेक बना दिया। अच्छा। और गारंटर को हुए थे 3 महीने आए हुए। हाँ। और मैंने गारंटर दिखा दिया कि जी गारंटर तो यहाँ 10 साल से बैठा है। हाँ। और सैलरी बेचारा कमा रहा होगा 1-2 लाख महीने के, बता दिया मैंने, कहा 8 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। उसके मतलब ऐसे ऐसे ना फेक डॉक्यूमेंट्स, एडिटेड डॉक्यूमेंट्स रेडी करके उसको गारंटर बना के हमने घर ले लिया। अच्छा। तो 1 साल मैंने वो घर चलाया, बच्चे रखे मैंने रेंट पे। अच्छा। अब भी मैं जिस घर में रहती हूँ ना, मतलब
नीचे मैं, और हाँ मेरे पास एक छोटा सा बिल्ला है। हाँ, वो देखते हैं वीडियो, हाँ हर वीडियो में दिखता है वो। वो हम नीचे वो रहते हैं, नीचे हम दोनों रहते हैं, बस ऊपर का सारा पोर्शन मैंने रेंट पे दिया हुआ है। जैसे ट्रोल किया जा रहा था ना आपको कि भाई इंडिया कब आएगी, ये कर देंगे वो कर हाँ देंगे, हाँ हाँ। आप हर वीडियो डाल के आए हैं किस दिन चल पड़ी हूँ, वीजा ले लिया है, टिकट ले ली है, तो मैं इंडिया आ रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ का माहौल क्या लगा आपको, माहौल किन किन की के मैसेज आए कि भाई कहाँ हो क्या है? माहौल की आप सुनो। मैंने ना टिकट बुक करते वीडियो डाल दी थी। हम्म मैंने कहा जो लोग बोलते थे ना कि इंडिया इंडिया, तो मैं कहा ये आ रही हूँ इंडिया 7 को। हम्म और जिस बदमाश को मिलना हो मैं कहा फूल माला लेके भाई, मैंने कहा आ जाना एयरपोर्ट पे। हाँ तो हर एक वीडियो डाली मैंने हम्म कि मैं आज पैकिंग कर रही हूँ, अब मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ। हम्म बल्कि मैंने ना कनेक्टेड फ्लाइट ली थी सऊदी से, हम्म क्योंकि मतलब डायरेक्ट फ्लाइट मेरे को सूट भी नहीं करती, इतनी देर में बैठ भी नहीं इतना सकती। लंबा सफर। हाँ। कोमल जैसे बहुतों को बेसब्री से इंतजार था कि भाई कोमल चौधरी इंडिया कब आएगी और ये कर देंगे वो कर देंगे, आपके ऊपर नीचे कमेंट वीडियो हमेशा डालते थे। जब आप चले, आप प्रत्येक चीज की वीडियो डाल डाल के चले वहां से कि भाई मैं फलाने दिन इंडिया आ रही हूँ, तो फिर यहाँ आके क्या रिप्लाई दिया, क्या कहा सुनी आई आपकी उन लोगों के साथ, या कोई सामने आया या ना भी आया? इंडिया आने की तो ऐसी है, जैसे जिस दिन मैंने टिकट बुक करी उसी दिन वीडियो डाल दी कि भाई मैं आ रही हूँ 8 तारीख की 10 बजे मेरी लैंडिंग है, जिसको आना हो आ जाना। हम्म तो फिर आने से पहले भी मैंने हर एक वीडियो डाली। लोग मुझे कमेंट करते थे कि तू आने वाली थी, मैं कहा भाई 7 लिखी हुई है, मैं 7 को ही आने वाली थी। हाँ तो फिर जैसे सऊदी मेरी स्टे थी, हम्म मैं तो आराम से अपना चिल फन में चली, नाइट सूट पहन के उधर से हम्म मैं इधर आई। मैंने कहा यार क्या पता कोई सेल्फी लेने वाला मिल जाए। तो आते ही रुकते ही मैंने एयरपोर्ट पे पहले अपने कपड़े चेंज किए, देन मैं बाहर निकली। और आप यकीन नहीं करोगे 10 से 12 लोग थे जिन्होंने मुझे इमिग्रेशन पे ही पहचान लिया था, अच्छा बट किसी ने कुछ बोला नहीं। बस ये है कि फोन में देख रहे हैं, हाँ जी मैच कर रहे हैं, शक्ल हाँ वही है। यही है। तो उसके आधे तो पहचान में नहीं आए मुझे, पर डाउट में रहता है कि वो बोलते हैं कि थोड़ा सा मोटी हो गई, मैं कहा नहीं। फिर उसके बाद जैसे इंडिया आई मैं, एक ना ये चीज देखी मैंने, जैसे मैं यूके में रहती थी, मेरी आदत छूट चुकी थी कि कोई हमें देख रहा है हमें भी देखना है उसको, हाँ हाँ ये मुझे घूर रहा है। वो चीज यूके में नहीं थी, उसकी आदत छूटी हुई थी। मैं जैसे मैं अपना लगेज लेके बाहर निकली, वहां 2-3 लोग ऐसे खड़े हुए, लड़के ऐसे देख रहे। एक को तो मैंने बोल दिया, मैं कहा, घर ही ले जा भाई। वो ऐसे चुप करके फिर वहां से चला गया। मैं आई, मैंने बोला लोगों को, मैंने बल्कि कमेंट करते थे लोग मुझे कि इंडिया फिर तुझे बताते हैं ये है वो है। मैंने पहले ही बोला हुआ था कि जिस जिसको दिक्कत हो अपना नंबर डाल देना। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उस दिन भी आने के बाद भी कमेंट्स में कईयों को रिप्लाई दिए कि नंबर दो, अच्छा मैं फोन करती हूँ, बता अगर तेरे अंदर दम। इवन दो लड़कियों तक। हम्म अब वो लड़कियों की आईडी लड़के चला रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोलती थी, मैंने कहा अगर एक माँ बाप की औलाद है तू दे। हम्म अब मुझे बोल देते थे तू एक बाप की बीज है, तू मिक्सचर है ये। मैं कहा तुझे क्या बताऊं, मैंने कहा अगर थोड़ा सा ना बायोलॉजिकल सोचा करो, स्पर्म कभी मिक्स नहीं होते, बाप का एक ही रहता है, एक ही बाप की औलाद है सारी दुनिया। तो नंबर दे। तो फिर एक बंदे ने नंबर दिया था मुझे, फेसबुक के कमेंट सेक्शन में नंबर दिया था उसने मुझे अपना, हम्म 9,000 समथिंग कुछ था उसके नंबर के पीछे। तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया, हम्म नंबर इनवैलिड। अच्छा मैं स्क्रीनशॉट लेके उसके कमेंट सेक्शन में पेस्ट करा स्क्रीनशॉट, मैं कहा साले नंबर तो ढंग का दे ले। हम्म बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे आज तक अभी तक किसी एक सिंगल बंदे का ये मैसेज नहीं आया कि यहाँ टाइम रख ले, अच्छा नहीं आया। और जैसे अभी कल की बात है, कल मैं कुरुक्षेत्र गई हुई थी, हम्म जाने को गाड़ी भी थी, बट नहीं, मैंने कहा मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगी, मैं बस से जाऊंगी, हम्म मैं ऑटो से जाऊंगी। मैं यहाँ से बस में गई, वहां से मैं पूरा दिन मैं ऑटो में घूमी, पैदल भी घूमी, इवन दो सुविधा में गई मैं कल। तो हाँ सुविधा से जैसे मैंने कपड़े लिए अपने, तो वहां पे भी 2-3 लोगों ने मुझे पहचाना, किसी ने कुछ बोला नहीं। हम्म फिर उसके बाद एक और शॉप थी जिसपे मतलब मैं अपने जीन्स वगैरह लेने गई थी, तो हम्म उस पे एक लड़का मुझे पहचान गया जो वहां पे काम कर रहा था। हम्म तो वो ऊपर गया, पहले उसने वेरीफाई किया कि ये अच्छा वही वही है। है कि नहीं है? हाँ। फिर वो आया नीचे आके, बहुत मतलब उस लड़के ने ना डरे डरे उसमें वे में पूछा कि मैम आपका चैनल है ना। हाँ मैं कहा हाँ भाई, पहचान गया तू तो मुझे। तो वो बेचारा अपने मालिक से डरते डरते उसने मेरे साथ सेल्फी ली, फिर हाँ उसने मेंशन किया कि दीदी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ये है वो है। फिर मैं आगे गई, मतलब एक और मतलब मुझे कपड़े लेने थे, सूट्स वगैरह नॉन स्टिच। हाँ तो वहां से कपड़े लिए मैंने, वहां के जितने भी लोग थे सब पहचान गए मुझे। अच्छा और सब एक फोन में देख रहे और मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा ले भाई, तो ये इधर भी सब पहचान गए। हम्म फिर
वहां से मैं बाहर निकली, जैसे इधर हमारे आई थिंक सो वो रोडो के ही लड़के थे, वो गाड़ी में घुसे, उन्होंने देखा कि हाँ ये है, तो फिर वो भी पहचान गए मुझे, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर मुझे कई लड़कियों के मैसेज आए कि जी हम आपको मिलेंगे, न्यू बस स्टैंड पे वो आई, मेरे साथ फोटोज वगैरह लेके गई हैं। फिर मैं जब दोबारा अपने कपड़े उठाने के लिए आई उस जीन्स वाले लड़के की शॉप पे, हाँ। वहां पे एक लड़की और आई, वो कपड़े छोड़ के बोल रही है आप तो वो हो ना वंडरलैंड एंजल। मैंने कहा हाँ मैं मतलब टू बी ऑनेस्ट, मुझे कल का जो मेरा कुरुक्षेत्र का वो था टूर, मुझे सही लगा। किसी ने ना तो मुझे कुछ गलत बोला, और जिन्होंने मुझे पहचाना भी है ना, उन्होंने मुझे दूर से ही देख के हाथ जोड़ लिए होंगे हाँ, चले गए चुपचाप। कि नहीं भाई जैसे चलो। कोमल, आपकी जो कंट्रोवर्सी चली हुई थी ना, एक बिंटू जोड़ी है लड़का, वो आपके समर्थन में आता है और बातें करता है, आप उनको कैसे देखते हो आप? देखो, देखने को वो अपनी जगह सही है, हर एक इंसान अपनी आपके जगह। समाज से है ना वो तो। जी, अब मेरे से नहीं है, अब मैं जाट से हूँ। वो रोड से, मैं जाट से हूँ। हाँ। तो देखो, हर इंसान अपनी जगह सही होता है, आप अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह, वो अपनी जगह। और करण मोड़ी का देखा जाए, उसका नेचर ही ऐसा, तो वो अपनी जगह सही है। तो जब ये मैटर चल रहा था, मेरी जो मतलब रेडिएशन थेरेपी जो मेरी हुई थी 2024 में इटली से, उस टाइम पे मेरे मरने की खबर फैल गई थी कि ये तो मर गई। करण मोड़ी था फैलाने वाला भी। अब लोग मुझे कह रहे तूने फैलाई। मैं कहा मेरे चैनल पे अगर बात आती कि मैं मर गई या मेरे घर वाले डालते तो तुमने मानना था, कोई और डालेगा तो तुम मान लोगे कि कोमल मर गई। हाँ। तो उस टाइम पे मैंने बिंटू भाई से बात करी थी, किसी को भी नहीं पता था कि मैं जिंदा हूं, ना मैंने कोई पोस्ट डाली थी कि मैं जिंदा हूं। तो उस टाइम बिंटू भाई से मेरी बात हुई थी, जो जोड़ी वाले हैं। तो मैंने कहा भाई, उस टाइम वो लीड में चल रहा था, वीर डागर को उसने ट्रोल किया था, तो वो लीड में चल रहा था। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भाई मेरा साथ दे, मैं भी तुम्हारे समाज की हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे परिवार के साथ गलत हो रहा है, मेरे मरने तक की खबरें उड़ रही हैं, तो मेरा साथ दो। तो उन्होंने बोला कि चलो कुछ करते हैं, ये है वो। उन्होंने कुछ नहीं करा। फिर एक दिन मैं, मेरा भाई छोटे वाला, और रोड समाज का प्रधान हो गया जैसे नसीब, और वो पिंटू भाई, सब लाइन पे थे। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि कोमल तू वीडियो काट दे। मैंने कहा ठीक है भाई, काट दूंगी। उनके कहने से मैंने वीडियो भी हटा दी, सारी वीडियो हटा दी। नसीब प्रधान हमें ही उल्टा बोल रहा है, मेरे भाई का भी गुस्सा और मेरा भी गुस्सा एक ही उस पे था, तो मैं तो चुप रही, मेरे भाई ने उसको भी गालियां दी। तो उसने मुझे बोला कि कोमल ठीक है, तू वीडियो वाडियो हटा, मैं करण से बात करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस भाई ने बात करी उससे, तो उसने एक ही डिमांड रखी कि ये मामला तब खत्म होगा जब दोनों में से एक मरेगा, या कोमल मरेगी या मैं मरूंगा। तो मैंने कहा भाई फिर इसको मेरा मैसेज डिलीवर कर दे, यही मरेगा, मैं नहीं मरूंगी, क्योंकि मैं पैदा इसको मारने के लिए हुई हूँ। तो तब उसके बाद मतलब सबने सोचा चल रहा है, चलने दो, दूसरों के फट्टे में टांग क्यों अड़ाए, ये वो। तो बिंटू भाई भी आउट हो गए। तो अब इनका कोई मैटर हुआ था, क्योंकि मुझे तो, मेरा तो सबको पता था कि मैंने तो उसको खत्म कर ही दिया है, ना वो मेरे ऊपर बोलता ना मैं उसके ऊपर बोलती। तो अभी बिंटू भाई का कोई मैटर हुआ होगा उसके साथ, करण के साथ, तो इन्होंने फिर मेरा मैटर बीच में लिया। तो वो बोलते हैं ना कि जब अपने ऊपर आती है ना, तब इंसान बोलता है। और फिर बोल भाई, मैं बोलती हूँ जितना मैंने किया ना, मैं सामने गई, लड़ी, पैसा लगाया मैंने, पैसा 1 रुपया मैंने किसी से नहीं लिया होगा। मैं पैसा पानी की तरह बहाया उस पर, वरना मैं भी उसको 1.5-2 लाख दे के साइड में हो जाती। बात तो सारी सेल्फ रिस्पेक्ट की थी। बिल्कुल। मैंने सॉरी नहीं बोला, चाहे अब बोलने वालों को बोला भी है जिनको मेरी वजह से हर्ट हुआ हो या कुछ भी, बट उसको मैंने सॉरी बोलना जरूरी नहीं समझा। ये लोग क्या थे, इन्होंने सुनने में आया भाई उसने माफी भी मांगी है, मुझे नहीं पता कि क्या रीजन था क्या नहीं था, बट टू बी ऑनेस्ट उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। उनको पता था कि मैं ठीक हूँ, बट उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। साथ वो होता है, मैंने उसको रो रो के मर गई थी मैं उसके सामने कि मेरी पंचायत करवाओ, रोड बिरादरी को इकट्ठा करो, तो नहीं, मैंने बिरादरी छोड़ दी। विधायक जम्बा के पास भी कॉल की थी आपने? हाँ, उनका क्या रिप्लाई आया था? उनको मैंने कॉल की, उनसे तकरीबन तकरीबन मेरी 3-4 घंटे बात चली सतपाल जाम्बा जी कंटिन्यूसली। से? जी खुद से उनसे? हाँ, उनसे खुद से, उनकी वाइफ भी थी उनके साथ में बल्कि। अच्छा। तो उनसे मेरी बात चली। तो उन्होंने मुझे बोला है कि डोंकी, यूएस से डोंकी का मुझे माफिया बोलते हैं। तो मैंने कहा सतपाल अंकल, जाम्बा जी ने ये बात हाँ बोली कि भाई हाँ यूके डोंके माफिया बोलते जी, हैं?
तो उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा अंकल जी कुछ करो ये है वो, तो उन्होंने बोला कि भाई पहले हम इसको अपने तरीके से देखते हैं। उस टाइम पे ये बिंटू का ये इंटरनेशनल बोल दो या नेशनल बोल दो महासम्मेलन जो था रोड बिरादरी का वो चल रहा था। तो सतपाल जामा ने बोला कि मैं तेरे वाला मैटर उठाऊंगा उस टाइम पे सामने। तो अरे मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझसे बात करी, मैंने हर एक चीज हर एक प्रूफ उसको दिखाया। तो उन्होंने बोला कि मैं ठीक है मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तू घबरा मत, ये है वो है। तो उन्होंने मतलब 3 4 4 दिन तो मेरे फोन उठाए, हाँ ना, बोला कि हाँ मैं करूंगा, ये है वो है ब्ला ब्ला। बट उन्होंने उसके बाद फोन उठाना छोड़ दी। अच्छा। तो कहना ये चाहे ये पॉलिटिक्स वाले हो चाहे ये धर्म वाले हो, ये सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। किसी से कोई लेना देना ना, नहीं। कुछ भी नहीं। ये भी नहीं सोचा कि भाई विधायक है, समाज की बेटी है। विधायक छोड़ो, उन्होंने मुझे ये बोला था कि ये मत सोचना कि तेरा बाप जिंदा नहीं है, मैं तेरा बाप हूँ। अच्छा, ये बात तक बोल के ये फिर बात उसके तक बावजूद भी बोलने फोन के नहीं बाद उठाई? उन्होंने फोन नहीं उठाए मेरे। इवन दो ये एक इंटरव्यू लिया था अखंड भारत की आवाज वाले एक बंदे थे, मनीष नाम है शायद उनका, उन्होंने लिया था। ये चीजें मैंने उसमें भी दिखाई हुई हैं अच्छा। कि देखो इनसे मेरी बात हुई थी। मतलब रोड बिरादरी का ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको मैटर का ना पता हो। विधायक तक से मैंने वो करी। मतलब एक तो जैसे हमारे समाज में क्या बोल देते हैं कि मतलब हम छोटी पहुंच वालों से पहले बात करते हैं, जैसे अपने माँ बाप से कर दी, सरपंच से कर ली। मैंने इनसे नहीं की, मैंने सबसे पहले बड़े ही बंदों से बात की है। और इन सब में क्या डर था कि जी हमारे घर में भी बेटियां हैं, हमें तो डर है कहीं हमारी बेटियों की एडिट ना हो जाए। सबसे बड़ा डर ये था। सबसे बड़ा डर ये था। पर लेकिन अब तो क्या है ना, वो बिरादरी में ही घुस गया, वो बिरादरी वालों की वीडियो डालने लग गया। हाँ। फिर मुझे बिरादरी के लोग मैसेज करते कि जिसने हमारी वीडियो डाल दी, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। मैं कहा भाई मैं क्या करूं, कल मेरी डली थी, तुमने पूछा था मुझसे तू जिंदा है मर गई? तो मैं कहा आज मेरे पास किस उससे आ रहे, मैं कहा मैंने अपनी लड़ाई लड़ी, तुमने साथ नहीं दिया तो तुम भी लड़ो। जैसे कमल, आज तो है ना आपकी आस्था नहीं है भगवान में, एक टाइम होता है कि हर इंसान की आस्था होती है भगवान में, किसी न किसी भगवान को मानते हैं, या कोई मुसीबत परिवार के ऊपर आती है ना, तो जो ये पूजा पाठ कराते हैं या सियाने सप्ते जो भी मतलब आप समझो कह लो इनको, वो उनकी भी शरण ली जाती है। ली मैंने भी। आपने ली? हाँ। अभी मैं बताऊं, जैसे मेरा ये मैटर चल रहा था तो एक लड़की थी यहीं पे, मतलब इंग्लैंड में ही रहती थी, मुस्लिम्स की थी वो, उसका डाइवोर्स हो गया था करण मोदी की वजह से। अच्छा। तो उसने मुझे एक कहा कि कोमल कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें अगर ऐसे सोल्व ना हो तो वैसे करवा लो। मतलब कि तांत्रिक वगैरह हो गए या कोई पंडित वगैरह हो गए, इससे दिखवा लो। तो भाई उस टाइम पे मैं मानती थी ट्रस्टवर्दी ऐप हो गया जो ये एस्ट्रोटॉक, बहुत चल रहा है आजकल इंडिया में। हाँ। तो मैंने एस्ट्रोटॉक डाउनलोड करा, उस पे मैंने रिचार्ज वगैरह करे। तो एक गणेश आचार्य जी थे कोई, उनसे मेरी बात हुई और बात करते करते क्या साला वो भी इंस्टाग्राम मांगने लग गया। अच्छा। मैंने कहा चल भाई, मैं कहा मांग रहा है तो मैंने कहा रोज रोज कौन एस्ट्रोटॉक पे रिचार्ज करेगा, मैं इसको इंस्टाग्राम ही दे देती हूँ। तो मैंने इसको इंस्टाग्राम दी, वो लेकिन गलत सवाल पूछने लग गया था। फिर ऐसे ही कर, जब हमारे माइंड में ये चीजें चलती है ना, एक चीज होती है कि जैसे आईफोन में है ये एक फीचर कि जो हम रील्स देखते हैं ना, हर 5 सेकंड में आईफोन माइंड कैप्चर करता है। आप देखो अगर आप सैड हो तो आपके सामने सैड रील्स आएंगी। 10 मिनट बाद अगर आपका मूड फ्रेश हो जाता है तो अच्छी रील्स आती हैं। तो उस टाइम क्या था, वो तांत्रिक तूंत्रिक वाली ये सब चीजें चलती रहती थी मेरे माइंड में। 1.5-2 साल पहले की बात है। तो मैंने भाई मेरे सामने एक आया, यही कोई यमुनानगर साइड का था, नाम प्रदीप गौराया नाम है उनका। तो उसका किसी ने प्रमोशन किया होता, वो रील आई मेरे सामने, मैंने उससे बात की। तो उसने बोला कि मेरी बहन तेरे में ये दिक्कत है, तेरा शनि भारी है, फलाना है दिगाड़ा। अब फर्स्ट ग्लांस में ना उनकी सारी बातें सच लगती हैं कि ये क्या बोल रहा है, मतलब सब ऐसा लगता है कि हाँ ये तुम्हारे ही बारे में बोल रहा है। हाँ। मैं भी ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी। आप यकीन नहीं करोगे, उसने जो जो मुझे बोला ना कि ऐसे होगा वैसे होगा, कि सोने के नाग नागिन चढ़ाने पड़ेंगे, 90,000 के नाग नागिन आएंगे, ये है वो है, आप यकीन नहीं करोगे मैंने वो नाग नागिन भी अरेंज करवाए। अच्छा, नाग नागिन सोने के दिए आपने? हाँ, पैसे दिए उसको, वो अच्छा। बोला कि मैं खुद बनवा लूंगा। तो कि ऐसे ऐसे, बल्कि मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी पड़े हैं सारे उसके जो मैंने पेमेंट करी है उसको। हाँ। सारी चीजें
तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे नाक दागे लगे। मैं पैसे दे दूंगी, आप कर लेना। अब जो हम बाहर रहते हैं, हमारे लिए मतलब 700 800 900 जब कोई चीज की मन बना लेना कि हाँ, मन बैठ जाता है कि हाँ ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो मैंने सोचा कि भाई इतना तो चलो कुछ नहीं है, तो मैं उसको पैसे उड़ा रही हूँ उस पर। 90,000 रुपए ले लिए उसने। तो कहने लगा कि ये तो वापिस हो जाएंगी उसकी सुनार को, और आपके फिर पैसे जो बचेंगे वो वापिस हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो करा जी उसने। बल्कि मेरे एक दोस्त ने भी देखा, वो कहता कि कोमल ये लूटेंगे, तेरे से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं नहीं यार, सब सही हो जाएगा, मैं बोल रही उसको। तो उसने फिर मुझे बोला कि जी ये सामान आएगा, 25,000 और दे दो। मैंने दे दिए। फिर कहता कि एक दिन फिर मुझे उस पर डाउट हुआ। मैंने कहा नहीं, ये कुछ नहीं कर रहा। तो उसने ना मुझे एक वीडियो बना के भेजी। मैंने बोला उसको तुम कुछ नहीं करते। उसने मुझे एक वीडियो बना के भेजी। वीडियो में ना मतलब क्रिया वगैरह सी चल रही है। तो मैंने कहा फोटो तो किसी और की रखी हुई है तुमने इसमें। वो फोटो रखते हैं ना बंदे की, मेरी रखनी थी उसमें। मैं कहा फोटो तो तुमने किसी और लड़की की रखी है। कह रहे ये उसका हुआ था, अब आपका होने जा रहा है। मैंने कहा अच्छा। फिर बोलने लगा कि जी अगली क्रिया ना शमशान घाट में जाके होगी। मैं डर गई शमशान घाट का नाम लेते हुए। शमशान घाट पता नहीं क्या छोड़ देगा, ये मेरे पीछे छोड़ देगा, किसी और के पीछे छोड़ देगा। तो फिर वो कहता कि बहन मेरी सारा काम चल रहा है, ये है वो है, अब हमें एक कपाल की जरूरत पड़ेगी और 4 कपाल हमें चाहिए। ये जो सर होते हैं ना, ये कि हमें 4 कपाल चाहिएंगे और 5,000 का एक आता है, तो 20,000 रुपए लगेंगे। मैंने कहा एक काम कर, तू मेरा पागल बनाना छोड़। तू पागल बना रहा है, मेरा कुछ नहीं होता ये सब। अब तूने जितने लूटने थे लूट लिए, अब तू निकल। कह रहे नहीं मेरी बहन, फिर ये मत बोलना कि अब ये भी माइंड में चलता है कि भाई इतना इसने कर दिया, क्या पता ये मेरे ऊपर वापिस से आ जाए। होती है चीजें। तो मैंने कहा नहीं, मैं मुझे कुछ नहीं कराना। तो कह रहा जी कपाल ये वो। मैं कहा एक काम कर, तू शमशान घाट में जा, 4 लाशें जल रही होंगी वहां, उनके कपाल उठा के ले आ, जो तेरे को करना है तू कर। तो फिर उसने बोला कि जी आपके पैसे वापस हो जाएंगे ये वो। तो मैंने कहा तू पैसे ही वापस दे। माना नहीं वो। तो पता तुम फिर तो मेरा भगवान से खैर मतलब, फिर मैं डिप्रेशन की मेरी दवाइयां चली, डॉक्टर्स के पास मैं जाने लगी, अपॉइंटमेंट्स वगैरह मेरी हुई, और मेरी जॉब वॉब सब अच्छा चलने लग गई, यूनिवर्सिटी अच्छी हो गई। तो मैंने वो चीजें छोड़ दी थी। भगवान भी छोड़ दिया था, ये तांत्रिक वांत्रिक सब छोड़ दिए थे। सब छोड़ दिया था, साइड में हो गई थी मैं। टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी मेरी जिंदगी जा रही थी। लेकिन एक दिन मेरे दिमाग में आया, मैं इसको साले को पैसे दे रखे हैं। मैंने फोन किया, मैं कहा तू पैसे दे वापस। कह रहा नहीं देते ये। तो मैं साले या तो तू पैसे देगा वरना तेरा इलाज करूं। तेरे से तो लोगों के हुए नहीं होंगे, मैं तेरा जरूर कर दूंगी। तो उसने देने से मना कर दिया। मैं कहा रुक, तेरी वीडियो डाल रही। तो कह रहा मेरे पास नहीं है, मैं उल्टा कर दूंगा, कुछ ये कर दूंगा। मैं कहा तेरे से सीधा तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा क्या करेगा तू बता। मुझे लगता है तू किसी का सीधा नहीं कर पाएगा, तो उल्टा कहाँ से हो जाएगा। तो फिर उसको मैंने बोला, मैं कहा फिर एक काम करना भाई, मैंने कहा आज नहीं तो कल, मैंने कहा फिर जो तूने 1.5 लाख खाए हैं ना, या तो वो वापस कर। वापस नहीं करेगा फिर अपना, फिर मैंने कहा दवाई बट्टी पे लगाएगा। ऐसे नहीं तो वैसे सही। तो अभी तक उसने पैसे दिए नहीं। मैंने कहा चल छोड़ो, जिसकी किस्मत में थे वो चले गए। अच्छा, उसके बाद आपने टोका नहीं उसको? उसके बाद मैंने टोका नहीं उसको। फिर मेरा भगवान से मेरी आस्था चली गई, क्योंकि रीजन ये रहा, जो मैंने जब मांगा ना, एक तो होता है कि चलो मैंने ये चीज मांगी है, वो 6 महीने बाद मुझसे छिन गई। नहीं, मैंने ये भगवान से ये मांगा, एग्जैक्ट 6 दिन बाद वो मेरे से दूर चली गई वो चीज। अच्छा। फिर मैंने ये चीजें देखी। लोग मतलब मैं बताऊं, जितना भगवान के मतलब इसमें आस्था में पड़ेगा बंदा, घुसता चला जाएगा। ये रील्स आती है आजकल हमारे सामने, अगर आप ये रील इसके साथ शेयर करोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा आती है। हाँ भाई, तुम मेरा जय श्री राम लिख दो, फलाना लिख दो। मेरा मानना ये है, माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं है, और इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं। बिल्कुल। अब मैंने वो लोग भी देखे हैं जो शिवलिंग पे दूध चढ़ाते, वो दूध नालियों में जाता है। मेरे सामने एक रील आई, एक बंदे ने नीचे बाउल रखा, शिवलिंग ऐसे होता है तो उसके नीचे बाउल रखा, उस पे दूध चढ़ाया और वो दूध बाउल में आ गया और वो कुत्ते को दूध दे दिया। अब ये देखो, उसने पुण्य भी कमा लिया और अपनी आस्था भी बनाए रखी। अब जैसे ये देख लो, हमारी गंगा माता को देख लो, ये लोग दूध बहा रहे थे पीछे से गंगा में, घी बहा रहे थे। ये इसमें ना इतना प्रोटीन और फैट होता है, उसमें गंगा में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए इतना घातक होता है वो। अभी एक फॉरेनर आया था, मेरे को नाम तो नहीं है, बल्कि मैं इस पे वीडियो डालूंगी, रिसर्च कर रही मैं इस पे। उसने गंगा में नहाने से मना कर दिया। अच्छा।
क्योंकि जो उस पानी का ना मतलब बोल देते ना 500 से 600 उसका होना चाहिए लेवल, लेकिन वो 85,000 गया हुआ, आप देखो कितना ज्यादा हो चुका है। और उसमें ना ये जहाँ से बीफ वगैरह ये कटता है ना, उसका सारा गंद जो होता है वो वो गंगा में जाता है। इस पे तो विवाद हो जाएगा जो आप कह रहे वो होगे भाई। होगा 100%, अगर मैं करूंगी, हम्म मुझे उससे कोई इशू नहीं है। जो बोलना है तो बोलना ही है। अब इतना वो उसमें दूध घी डाल रहे हैं, उस पानी में अगर बंदा नहाएगा भी ना तो हम्म कॉलेरा और टाइफाइड जैसी मतलब बीमारियां लग सकती हैं। अब आप सीधा हमने सिर्फ अपने धर्म के ऊपर बोला था कि ये वो ब्ला ब्ला। मैं कहा भाई, गंगा पे ना भीड़ पापियों की होती है, हम्म और मुसलमान ही सिख तो जा नहीं रहे गंगा पे, हिंदू ही जा रहे हैं। अब सोच लो कितने पापी भरे पड़े हैं हिंदू धर्म में। हाँ, अब एक वीडियो डाली थी मैंने, मैं कहा ये नाग पंचमी मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? मैंने कहा कोई गूगल करके देख लो। सांप की खुद की मम्मी दूध नहीं बनाती, हम्म और तुम नाग पंचमी पे सांप को दूध पिला रहे हो। भाई पहले होता था कि सांप को नहलाया जाता था। हाँ अब सांप नाग पंचमी वाले दिन क्या करते हैं लोग? सपेरों को ढूंढते हैं, हम्म और सपेरों को ढूंढेंगे, उसके बाद उनको दूध पिलाते हैं जबरदस्ती। अब सांप है, इतने टाइम से बंद है, उसने लिक्विड फॉर्म में कुछ नहीं देखा, वो दूध पिएगा, वो तो पिएगा भाई, हम्म ऑब्वियसली पिएगा। हम्म लेकिन अब आप ये सोचो, जो दूध है ना वो सांप के लिए जहर का काम करता है, फूड पॉइजनिंग का काम करता है। हम्म अब आप खुद सोच के देखो कि नाग पंचमी के दिन कितने मतलब उनको नागों को दूध हाँ पिलाया जाता है, और वो उनकी मौत होती ही होती है। हम्म मैमल्स होते हैं, मतलब मैमल्स के लिए होता है दूध, और सांप जो होता है ना एक रेप्टाइल कैटेगरी का एनिमल होता है, इनके लिए दूध बना ही नहीं है। आपका काम धर्म को टारगेट करना या जागरूक करना। धर्म को टारगेट करना नहीं है भाई, मैं बोल रही हूँ कि अब कुछ लोग बोलते हैं कि जी हमारी तो मनुस्मृति अच्छी थी। हम्म वहां पे मनुस्मृति में औरतों को दूसरा विवाह करने की परमिशन नहीं थी अगर वो विधवा हो जाती है। हम्म वो मतलब नीची जाति की जो औरतें थी उनको अपने ब्रेस्ट तक ढकने की परमिशन नहीं होती थी, उस पे भी उनको ये टैक्स आपने देना वीडियो डाली पड़ता थी था। हाँ कि भाई ब्रश टैक्स देना पड़ता था। ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था औरतों को। और ये सारी चीजें फैलाई हुई हैं भाई ब्राह्मणों की। ब्राह्मण एक ऐसी कम्युनिटी है, चाहे बेशक मेरे को टारगेट भी कर ले, मुझे कोई इशू नहीं है। हम्म ब्राह्मण एक ऐसी कम्युनिटी है जो कभी नहीं चाहेगी कि भाई हमारा देश मतलब समानता के अधिकार पे आए, हम्म कभी नहीं चाहेगी। ब्राह्मणों को मानते हो आपकी भाई उनके कारण है ये जो हाँ, पाखंडवाद है जो हाँ, धर्मवाद है हाँ। उनको तो या मेरे को उच्चता जो नीचता है जातियों की है। मुझे जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं ना पंडितों के ही आते हैं, और मैं आगे से बोलती हूँ भाई हाँ तो बोलेगा तेरे तो मैंने बिजनेस को हिट कर दिया हम्म सीधा। ऐसा नहीं है, बहुत से पंडित ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हाँ ये चीजें हैं हमारे उसमें। हम्म बहुत। अब एक चीज, एक वीडियो डाली थी मैंने, शायद आपने देखी भी हो। मैंने कहा एक बंदा मंदिर के बाहर बैठा है, हम्म, एक मंदिर के अंदर हाँ बैठा है। हम्म मंदिर के बाहर वाला भी पैसे मांग रहा है और अंदर वाला भी पैसे की ही लालच कर रहा है। हम्म तो अंदर वाले को बंदे अपनी मर्जी से देके जा रहे हैं, जी पंडित जी 10 रुपए रख लो, 20 रुपए रख लो। हम्म बाहर भिखारी को क्या बोलेंगे? कमा के खा ले। भाई बाहर भिखारी वाले के लिए कौन सा तुमने जॉब अपॉर्चुनिटीज खोल रखे है जो वो अप्लाई कर लेगा? हम्म वो बेचारा सोचता है मंदिर के बाहर क्यों बैठता है, वो ये सोचता है कि भगवान पैसा दे देगा, लेकिन उसको पता है कि भगवान के उससे तुझे पैसा कभी नहीं मिलने वाला। हम्म और फिर रीजन ये आ जाता है कि मतलब अंदर वाले को तो इजीली मिल रहा है, बाहर वाले को गाली खा के भी नहीं मिल रहा है। हाँ फिर मेरा मानना ये है कि भाई जब अंदर वाला भी भगवान का नाम से मांग रहा है और बाहर वाला भी भगवान के नाम से मांग रहा है, तो अंदर वाले को पुजारी और बाहर वाले को भिखारी क्यों? हम्म या तो दोनों को पुजारी बोलो या दोनों को भिखारी बोलो। मैं तो भिखारी बोलती हूँ नहीं पंडितों को, साफ सी बात है। नहीं ये मतलब कि ब्राह्मणों को आप जाति के आधार से टारगेट करते हो या पाखंड के ही है? पाखंड के हिसाब से। सभी ब्राह्मण थोड़े ना वो करते हैं तंत्र नहीं, विद्या जो मेरे करते हैं। मेरे साथ में है, मतलब लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, यूके में रहती हैं। वो नॉनवेज खाते हैं, पंडित हैं वो। दिल्ली में जो पंडित हैं आधे से ज्यादा हम्म मेरे जो नॉन है वो भी खाते हैं नॉनवेज। एक लड़की है जैन धर्म से है, मेरी दोस्त है, वो सिगरेट पीती है, दारू पीती है, नॉनवेज खाती है। हम्म बहुत सारे खाते हैं। अब वो जो है वो है, हम्म अगर वो खाते हैं तो वो दिखाते हैं कि हमने खाया है। हम्म और ये जो बोल देते हैं कि जी हम तो कुछ नहीं खाते, तो पहले जो इनकी जो मनुस्मृति वो ग्रंथ है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब तक ब्राह्मण गौ मांस नहीं खाएगा वो श्राद्ध नहीं कर सकता, उसका श्राद्ध नहीं फूलेगा। ये पढ़ा है आपने सब हाँ, पढ़ा है। मैं सब पढ़ती हूँ, हम्म सब पढ़ के तब बोलती हूँ मैं, फिर कि ऐसा बोलती हूँ इनको बोलने लायक ही ना छोड़ा जाए। ठीक है धन्यवाद। तो ये थी कोमल चौधरी यूके से इंडिया आई हुई थी, तो हमें भी मौका मिला इंटरव्यू करने का। आपने इनकी पूरी बातें सुनी, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जुड़े रहिए ग्रामीणांचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।